डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली एक एक चीज़ कराऊं कि आप फंसो नहीं कहीं भी, और क्वेश्चन सिलेबस से ही आते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एथिक्स में ये देखा जाता है कि फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग डायमेंशंस हैं, और उसमें जो मेजर डायमेंशंस आते हैं निकल करके, एक आता है डिस्क्रिप्टिव, एक आता है नॉर्मेटिव, एक आता है मेटा एथिक्स, और एक आता है अप्लाइड एथिक्स। अब ये थ्योरी है, दिस इज थ्योरिटिकल। इस थ्योरी को आप एग्जाम में अपना यूज करेंगे। अब एक एक को समझ लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एंड देन हम उसको जैसे जैसे अपनी केस स्टडीज, जैसे जैसे अपना क्वेश्चन बनेगा वहां वहां पुट करते जाएंगे। पहला है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है जैसे आप डिस्क्राइब करोगे इस चीज को, है ना। तो डिस्क्राइब करने जाओगे तो क्या बोलोगे कि लोगों को क्या लगता है। अगर मैं 10 जनों से क्वेश्चन पूछूं तो उन सब 10 जनों को क्या लगता है, बेसिक डिस्क्रिप्शन अगर जा रहे हैं तो व्हाट डू पीपल थिंक इज राइट, लोगों को क्या लगता है कि उन्हें क्या सही है और क्या गलत है। जब ऐसे एथिक्स को हम देखते हैं तो एक डायमेंशन निकल के आती है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। लेकिन दूसरी जब नॉर्मेटिव होती है तो इसका मतलब है कि लोग कैसे एक्ट उनको करना चाहिए, शुड। क्या लग गया यहां पर, यहां पर क्या है, थिंक। क्योंकि लोग जिस तरह से सोचते हैं जरूरी नहीं है वो उसी डायरेक्शन में वैसे एक्ट भी करें। अगर कोई ये सोचता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, LGBT कम्युनिटी शुड बी एक्सेप्टेड, नॉट अ प्रॉब्लम, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन जब उनसे ये बोला जाए कि आप अपने बच्चे को इस तरह से देखते हो या नहीं देखते, तो आंसर बदल जाता है। हम तो मॉडर्न फैमिली के हैं, हम तो बिलीव ही नहीं करते डाउरी में, हम तो कहते हैं हमें डाउरी चाहिए ही नहीं, हम तो मॉडर्न सोच के हैं। लेकिन जब अपने ही घर में शादी होगी तो एक्सपेक्ट भी करेंगे, और लड़की की शादी करने जाएंगे तो ये भी बोलेंगे कि गाड़ी कौन सी चाहिए आप लोगों को। तो जब आप मॉडर्न हो और आप बिलीव करते हो कि आपको नहीं मानते आप डाउरी में, तो ना आप डाउरी देंगे ना आप डाउरी लेंगे। तो अगर सबके सब ये मानते ही हैं तो फिर क्यों चल रहा है ये। और तुम किसी से भी पूछ लेना शादी में, लड़के वाले हो चाहे लड़की वाले हो, दोनों में से कोई मानेगा ही नहीं डाउरी हुई है शादी में। और गाड़ी खड़ी होगी सामने बड़ी, टेप लगा लगा के बड़ी सी, और किसी भी स्ट्रेटा पे, ये बात ही नहीं कर रहा मैं हायर सोसाइटी, लोअर सोसाइटी, पुअर सोसाइटी, किसी भी स्ट्रेटा में बाइक खड़ी होगी, साइकिल खड़ी होगी, चाहे गाड़ी खड़ी होगी, चाहे एरोप्लेन खड़ा होगा, मुझे नहीं पता। मैं बस ये कह रहा हूं कि वहां पर वो डिस्प्ले में जरूर होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि सोसाइटी चाहती है शायद, लेकिन वो कहना नहीं चाहती। एक पॉइंट, हम अपने बच्चे से अगर आपके नियर बाय में, खुद का केस हो तो बात नहीं, आपके नियर बाय में अगर ऐसा केस है जहां पर पेरेंट्स बोलते हैं कि हम अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उसकी मर्जी हो वो करे, हम तो नहीं रोकते। हम तो यही कहेंगे अपने पड़ोसियों को भी, जो बच्चों की मर्जी है उसे करने दिया जाए। फैशन डिजाइनर बने चाहे फुटबॉल प्लेयर बने, क्या फर्क पड़ता है, जरूरी थोड़ा ना पढ़ाई करे, है ना। सबको ये बोला, और घर में बच्चे को बोला पढ़ ले, तेरा जेई का एग्जाम आ रहा है, IIT निकालना है, पढ़ते नहीं हो तुम, नीट की कोचिंग कराई है तुम्हें, बोल सकते हैं ना, हो सकता है। तो आपको डॉक्टर ही बनाना है, आपको इंजीनियर ही बनाना है, या आपको लॉयर ही बनाना है। पापा लॉयर है इसलिए बेटा लॉयर बनेगा, बेटे को करना था फैशन डिजाइनिंग का कोर्स, लेकिन पापा का लॉयर है इसलिए, पापा घर में डॉक्टर है, मम्मी डॉक्टर है, तो बच्चे से एक्सपेक्टेशन है कि आप भी एग्जाम निकालिए। मैं कोई और प्रोफेशन ले लेता हूँ, बिजनेस फैमिली है तो बच्चा अगर जॉब कर रहा है तो तुम जॉब क्यों कर रहे हो, जब पूरी फैमिली बिजनेस फैमिली है। दीज थिंग्स आर कॉमन, दीज थिंग्स आर प्रेवलेंट। तो लोगों को क्या करना चाहिए, शुड, और लोग क्या थिंक करते हैं, दिस पे डिफरेंस है। वहीं डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव एथिक्स आता है। अब आता है मेटा एथिक्स। सही क्या होता है, गलत क्या होता है, ये सही क्यों है, ये गलत ही क्यों है। जब ऐसे थॉट आता है, ऐसी स्कूल ऑफ फिलॉसफी आती है, तो उसे हम कहते हैं मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स में सोच है, ये चीज है ही क्यों। ऐसा डिस्क्रिप्शन सॉक्रेट्स देते हैं। सॉक्रेट्स कहते हैं कि हमें जब किसी भी तरीके से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना हो तो हम पहले प्रॉब्लम को सोचें, ये है ही क्या, ये है ही क्यों। और अगर हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करें तो हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, और उस क्रॉस क्वेश्चनिंग में हम सही प्रॉब्लम तक पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। फिलोसफर्स हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी। किसी को भी फिलोसफर, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके ऑप्शनल कुछ ऐसा हो कि उन्होंने फिलोसफर पढ़े ही नहीं कभी आज तक, इट्स ऑल राइट। पूरी क्लास लूंगा मैं अलग से फिलोसफर्स की, डू नॉट वरी, ठीक है। कुछ नाम जरूर आएंगे क्लास में, तो उसे नोट कर लीजिएगा।
एक आता है अप्लाइड एथिक्स, वो एथिकल एक्शंस जो आप अप्लाई करते हैं अपनी नॉलेज को किसी भी एक्शन में, और वो मॉरल है या नहीं है। तो आप मॉरल नॉलेज को जब अप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है अप्लाइड एथिक्स। आपके अप्लाइड एथिक्स में आता है बायो एथिक्स, मेडिकल एथिक्स, मीडिया एथिक्स, साइबर एथिक्स। ये सारे पॉइंट्स हम एनवायरमेंटल एथिक्स जो अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे, ये पॉइंट्स हम कुछ कुछ डिस्कस भी करेंगे आज। तो ये मेरी अभी पूरे 1 घंटे की क्लास रहेगी, यहाँ पर इन टॉपिक्स पर डिस्कशन चलेगा। कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? चलो अब सुनो ध्यान से, शब्द तो समझ में आएगा, एक एक शब्द को अब थोड़ा सा खोल देते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया स्टडी ऑफ द पीपल्स बिलीव अबाउट मोरालिटी, लोगों को क्या लगता है, लोग क्या सोचते हैं। डिस्क्रिप्शन जिसमें व्हाट पीपल एक्चुअली डू, नॉट व्हाट दे शुड डू। लोगों को मौका मिले तो वो क्या कर देंगे क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं, रादर देन कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर मैं एग्जांपल लूं कि सेम गोत्र में मैरिज होना, तो करना क्या चाहिए। जब शुड की बात आएगी तो नॉर्मेटिव एथिक्स पे पहुंच जाएंगे हम, लेकिन लोग क्या करते हैं। और आपसे ऐसा पूछा जाए कि आपको क्या लगता है कि सेम गोत्र में मैरिज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है, तो जो आप सोचते हैं एंड व्हाट यू एक्चुअली डू, इट इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ठीक है, देन इट एम्स टू अनकवर पीपल्स बिलीव, लोगों के बिलीफ और लोगों की वैल्यूज को अनकवर करता है और उनके राइट और रॉन्ग एक्शंस को बताता है। तो अब अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं कि क्या सेम गोत्र में मैरिज होनी चाहिए, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, यस और नो, या इस एग्जांपल को कैसे लिखोगे? होनी चाहिए या नहीं, पहले तो बताओ, होनी चाहिए, यस यस, हो जाए तो क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं होनी चाहिए, इसके खिलाफ अगर है तो क्यों? एक जो लॉजिकल साइंटिफिक नॉलेज इसमें निकल के आती है कि क्यों होनी चाहिए, उसका रीजन ये है क्यों होनी नहीं चाहिए। क्यों होनी नहीं चाहिए? सेम गोत्र नहीं होनी चाहिए, है ना, क्रॉस लगा दिया सर ने, नहीं होनी चाहिए। इसका रीजन है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिजीजेस, है ना। तो बहुत सी ऐसी जेनेटिक डिसीज होती हैं, इसके डिटेल में जाना है तो मैं बता देता हूँ। देयर आर सम ऑटोसोमल रिसेसिव एंड क्रोमोसोमल जो है डिसऑर्डर्स होते हैं। इनफैक्ट सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस भी होती हैं, जिसमें जीन होती है, एक डोमिनेंट होती है, एक रिसेसिव होती है। और अगर जीन इस तरह से आती है कि रिसेसिव इस पेरेंट से आई, रिसेसिव दूसरे पेरेंट से आई, और जो प्रोजेनी आगे, बच्चा जो आगे होना है, उसमें दोनों तरफ जीन रिसेसिव चली जाए, तो वो रिसेसिव जीन इसीलिए है क्योंकि वो सेम गोत्र के हैं, और वो दोनों रिसेसिव जीन अगर मिल जाती हैं तो वो एक डिजीज कॉज कर सकती है, एक प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। बहुत सारे एग्जांपल्स है, कलर ब्लाइंडनेस भी उसमें एक एग्जांपल है, या फिर सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स है बहुत सारे, सिकल सेल एनीमिया है उसमें। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें सिकल शेप्ड हो जाता है, ठीक है, उसको HbS करके लिखते हैं। ठीक है, सही है, क्या टेक्निकलिटी में नहीं जाना, बस इतना लिखो, आगे बढ़ो। तुम साइंटिस्ट नहीं हो, तुम एक लाइन लिखो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करना है। ये साइंटिफिक थॉट है जो ये बताता है कि सेम गोत्र में मैरिज नहीं होनी चाहिए। और अभी तो क्वेश्चन है कि कैसे हम नहीं करना चाहिए, उसका रीजन क्या है। और सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, सो यू विल टॉक अबाउट द सोसाइटी, एंड सोसाइटी अगर इसके खिलाफ है तो डेफिनेटली इट इज अनएथिकल, क्योंकि सोसाइटी इसको मना कर रही है। लेकिन किसी के अपने खुद के प्रिंसिपल्स हो सकते हैं कि हम लिबर्टी में बिलीव करते हैं, हम फ्रीडम में बिलीव करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके फेवर में जब मैं बोलता हूँ कि हमें क्यों करनी चाहिए, उसमें यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, फंडामेंटल राइट कहते हैं, राइट टू चूज द पार्टनर, पार्टनर पे कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। अगर डिसऑर्डर्स की बात है तो बहुत से ऐसे रिलीजन भी हैं जो अलाउ करते हैं मैरिज इन द सेम फैमिली लीनिएज। तो अगर वो ऐसा करते हैं अलाउ, तो वो तो यही कोशिश करते हैं कि विद इन द सेम फैमिली स्ट्रक्चर अगर मैरिजेस हो जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है, वो उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। तो ऐसे में वो प्रॉब्लम उनके लिए भी तो आनी चाहिए, है ना। जेनेटिक डिजीज अगर प्रॉब्लम आती है तो ऐसा तो नहीं है, रिलीजन इस तरह से अलाउ भी करते हैं। तो फिर कैसे हम इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को कर सकते हैं कि ये ही इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो फेवर में आपको बोलना है कि अलाउ होनी चाहिए, तो इसमें आप दूसरे रिलीजन को कोट कर सकते हैं, इसमें आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट को कोट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन अलाउ। अदर कल्चर की बात करेंगे तो ट्राइबल कल्चर डेफिनेटली। एक बार इनको बोल देना, प्लीज बुला देना।
गर्म पानी, बिल्कुल गर्म, बिल्कुल गर्म, मतलब बस समझ गया ना। हाँ बस, चलो ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट है इसमें, एक जो एग्जांपल है आप कोट कर सकते हैं अगेन कोलबर्ग का, लॉरेंस कोलबर्ग का ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का एक एग्जांपल है, मैंने स्लाइड में दे दिया आपको। इस एग्जांपल में उन्होंने वही उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जो कल इन्होंने मुझसे पूछा था, कि कुछ बच्चे हैं और उनको ये इस तरीके का राइट और रॉन्ग एक्शन में क्वेश्चन पूछा कि भाई आप ऐसा क्या करेंगे जब आप देखते हैं किसी आदमी को चोरी करते हुए, कि अपनी फैमिली में अपनी वाइफ को अपने बच्चों को बचाने के लिए वो चोरी करता है ड्रग्स की, तो क्या वो एक्शन सही है कि अगर वो चोरी नहीं करता तो इस केस में वो ड्रग वाइफ की डेथ हो सकती है, या फिर चोरी करना सही है या गलत है? तो ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। आंसर क्या है क्या नहीं है उसकी एग्जांपल में नहीं जाना, बात यह है कोलबर्ग ने भी इस तरीके से इस चीज को सपोर्ट किया है कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, लोगों से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग इस डायलेमा में आते हैं, और जब वो डायलेमा में आते हैं तो वो चूज करते हैं और उस वैल्यू को चूज करते हैं जो वैल्यू उनके ज्यादा क्लोज होती है। अगर चोरी ना करना एक ऐसी वैल्यू है जो किसी के लिए बहुत क्लोज है तो वो चोरी नहीं करेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन किसी के लिए वो फैमिली रिलेशंस अगर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो किसी भी एक्सटेंट तक जाने को तैयार है। अब किसी हॉस्पिटल को होस्टेज बना लेना क्योंकि बच्चे को ऑपरेशन करवाना है, तो मेरे पे पैसे नहीं है तो मैं पूरे हॉस्पिटल को क्या करूंगा, बंदूक की नोक पर हॉस्टेज बना दूंगा, ऑपरेशन करो मेरे बच्चे का। एग्जाम्पल, अगर मेडिसिन की इतनी शॉर्टेज है मार्केट में और ब्लैक में मेडिसिन मिल रही है, 3,000 की मेडिसिन 30,000 में भी मिल रही है, तो लोग खरीद रहे हैं। कब हुआ ये? रेमडेसिविर हुआ, कोविड-19। ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदना, अरे ब्लैक में मूवी की टिकट खरीदना क्या ये एथिकल है या नॉन एथिकल है? हाउ विल यू डिफाइन इट, बताओ। प्लेजर प्रिंसिपल से याद आया, हेडोनिज्म पढ़ाया था कल मैंने, पूछा था, पढ़ के आए? क्या है वो? ये अल्टीमेट गोल इसका हैप्पीनेस होता है। पूरी क्लास ने इसे क्यों चुना आंसर करने के लिए? सब चुप हो गए एकदम से, हाँ सबने बोला, चलो अच्छी बात है, बताओ। अल्टीमेट गोल इसका हैप्पीनेस है, वो चाहे किसी भी तरह से हो पाए। तो अल्टीमेट एम क्या है स्कूल ऑफ थॉट का? प्लेजर, लिव योर लाइफ हैप्पीली एंड बी हैप्पी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये भी स्कूल ऑफ थॉट है एक, यू कैन कोट इट इफ़ यू फील कि हैप्पीनेस ही सबसे बढ़कर है और कुछ है नहीं। तो हो सकता है कि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस खाओ पियो मौज करो, ना आगे की सोचो ना पीछे की सोचो। इज इट एथिकल और अनएथिकल, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में इसको कोट करते हैं तो आप किस लॉजिक के साथ कोट करेंगे। हाँ, लेकिन सपोर्ट करने के लिए इस स्कूल ऑफ थॉट का एग्जाम्पल जरूर दे सकते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर हेडोनिज्म का। ब्लैक मार्केटिंग का एग्जाम्पल कुछ इसी तरीके का है, यू कैन कोट रेमडेसिविर, वेरी कॉमन जनरल एग्जाम्पल, अभी पीछे पास्ट में आपने देखा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑल दिस थिंग्स, मास्क इनफैक्ट, सैनिटाइजर ऑल्सो। अच्छा, चीज़ों की होर्डिंग हो जाना ये भी तो हुई ना, मास्क की होर्डिंग हो गई, फिर ज़्यादा दामों में बेचना जस्ट बिकॉज कि कोई पेशेंट है ना, आई चेकअप के लिए आप गए, आपको पता लगा आई में कोई डिफेक्ट है और वहाँ पर आपसे डॉक्टर बोलता है कि आपका ऑपरेशन ही होना चाहिए, बिना ऑपरेशन के अलावा और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, और डॉक्टर इसलिए कह रहा है क्योंकि अस्पताल कैसे चलेगा। किडनी स्टोन के लिए आप जाते हो डॉक्टर के पास और डॉक्टर कहता है किडनी स्टोन, ओह माय गॉड, इसको तो ऑपरेट ही कराना पड़ेगा, देयर इज नो अनदर वे टू ट्रीट इट, हो सकता है। और उसका पर्पस क्या है डॉक्टर का? मनी मेकिंग। डॉक्टर का ये कहना कि ये दवाई इस मेडिकल स्टोर पे ही मिलेगी और कहीं मिलेगी ही नहीं, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं जो सर अभी दे रहे हैं कि किस तरीके से अनएथिकल प्रैक्टिस प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में आप जब क्वेश्चन आता है तो यहां पर लिख सकते हैं। अब यहां पर जो पॉइंट आता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का, तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में व्हाट पीपल एक्चुअली डू, इट इज नॉट व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे एक्चुअली डू। तो बच्चे अगर कुछ आंसर कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि हम ये करेंगे, सिचुएशन अगर आई तो। अब अगर बात करूं मैं नॉर्मेटिव की, तो नॉर्मेटिव कहता है व्हाट यू शुड डू, ठीक है ना, व्हाट यू शुड की बात करेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल बिहेवियर, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स की ये बात करेगा, ये पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ एथिक्स। और इसमें जो पर्टिकुलर एजेंट्स निकल के आते हैं, दो एजेंट की बात होती है यहाँ पर, एक तो होता है एक्शन और एक एजेंट की बात होती है यहाँ पर जो आपका बात करेगा वैल्यूज की
बात करेगा। और वैल्यूज़ में जो आते हैं आपके वर्च्यूज़ की आते हैं, वर्च्यूज़। तो वर्च्यू एथिक्स या वर्चुअस होना, और वर्चुअस में जो एग्जाम्पल आता है वो आपका आता है एरिस्टोटल का। ठीक है, अभी आई विल शो यू वर्च्यू, वर्चुअस पर्सन। व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअस पर्सन? वर्चुअस, हाईएस्ट वर्च्यू। तो वैल्यूज़ जो होती हैं हमारी, उन वैल्यूज़ को जो हायर ऑर्डर की वैल्यूज़ होती हैं, जिसको हायर प्रिंसिपल, हायर पोजीशन दी जाती है, वो वर्चुअस पर्सनैलिटी, वर्चुअस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, कंपैशन, बेनेवोलेंस, फेयर होना, जस्टिस होना, इक्वालिटी होना, ये जितने भी शब्द मैं बोल रहा हूँ, ब्रेवरी होना, ये सारी वो बातें हैं जो वर्चुअस पर्सन को बताती हैं कि तुम्हारे अंदर हाई कैरेक्टर होने की क्वालिटीज़ हैं। किसी भी लीडर को आप देखें और वो बड़ा लीडर बनता है तो उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। अगर एम एस धोनी का एग्जाम्पल लेंगे तो ही वॉज पेशेंट, ही वॉज लिसनिंग टू हिज कलीग्स, ही वॉज काम, कंपोज, ट्रुथफुल, चीटिंग जैसे नहीं करी, चीटिंग हो रही थी लगा तो फिर फेयर प्ले की भी बात मैंने कल आपको बताई। तो ये एक बड़े लीडर की निशानी है। इसमें स्वामी विवेकानंद जी बोलो, श्री राम जी का एग्जाम्पल अभी लिया, कहीं भी किसी भी बड़े नेता की बात करेंगे, लीडर की बात करेंगे, ग्रेट पर्सनैलिटी की बात करेंगे, भगत सिंह सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर अ गुड कॉज। कॉज जो भी था उसके लिए लाइफ को देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक सोल्जर बॉर्डर पर जाके लड़ता है और लड़ने के बाद वो अपनी लाइफ को स्टेक पर लेकर आता है क्योंकि उसे पीस क्रिएट करनी है। ये सब बातें बताती हैं वर्चुअस कैरेक्टर होने की। ठीक है, तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स मैंने बोले, नाम भी लिए, वो वर्च्यू होना। एक स्कूल ऑफ थॉट आता है कि भाई इसमें किस तरीके का एक्शन रहेगा, और उसमें ये देखा जाएगा कि एंड इंपॉर्टेंट है या मीन्स इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी बातें जो मैं अभी बताने वाला हूं आगे, ये सारी बातें बताती हैं नॉर्मेटिव, क्या करना चाहिए। ये डायमेंशन ऑफ एथिक्स है, क्या करना चाहिए, राइट। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ एजेंट एथिक्स एंड एक्शन एथिक्स। तो एजेंट यहाँ पर क्या बताता है? एजेंट बताता है वर्चुअस एथिक्स को, और वर्चुअस बताते हैं आपके एरिस्टोटल से रिलेटेड, और एक्शन एथिक्स आपको बताता है कि आपके लिए एक्शन में एंड इंपॉर्टेंट है या मीन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अभी डिस्कस करेंगे, अभी दो टर्म डिस्कस करूंगा मैं। चलो अरे यार, अब ये स्टडी आपको बताती है व्हाट वन शुड डू एंड शुड नॉट। तो इसमें सेम गोत्र में मैरिज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा आपको बोला जाता है बाय द सोसाइटी तो आपको ये नहीं करना है। अब बच्चे को पहले से ही बोला जाए फैमिली में इंटरकास्ट मैरिज हमारे कभी भी नहीं हुई, तुम सोचना भी नहीं। अभी तो ये बात ही नहीं उठी है कि वो किसी को बोले बच्चा कि हाँ हम फ्यूचर में ये ऐसा करने का मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ, ये तो बात ही नहीं है। बात ये है कि इंस्ट्रक्शन पहले से है कि तुम ऐसा सोचना भी नहीं। सो व्हाट यू शुड डू एंड शुड नॉट डू ये क्लियर है। इंटर रिलीजन मैरिज सोचना ही नहीं। ये मैरिज का एस्पेक्ट है, और भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं सोसाइटी के। मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप और सोचिए। इसमें एक कंफ्यूजन या डायलेमा, जो मॉरल डायलेमा होता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसको बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन होती है, करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। ये नॉर्मेटिव एथिक्स में आता है। इसमें वर्चुअस मैंने आपको बता दिया, लेकिन दो जो बातें अभी और सीखनी है वो है टीलियोलॉजिकल और डिओंटोलॉजिकल। ये आपका हो गया एजेंट से रिलेटेड, ये आपका हो गया एक्शन से रिलेटेड। अब ये दो शब्द क्या है इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। इसमें जो ये पर्टिकुलर वर्ड है टीलियो, इस वर्ड का मतलब होता है एंड। एंड तो क्या इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंगली? एंड। हमारा जो एंड है, आउटकम ऑफ द एक्शन, बस वो इंपॉर्टेंट है। आउटकम, कॉन्सिक्वेंस ही इंपॉर्टेंट है। वाइफ की जान बचानी है, बस वही इंपॉर्टेंट है। अब ये तो है ही नहीं कि लोग क्या करते हैं, लोगों को क्या करना चाहिए ये बताया जा रहा है। तुम्हारी फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, फिर चाहे दुनिया में आग लग जाए। अगर ऐसा कभी बताया जाए एडवांस में ही, तो ये स्कूल ऑफ थॉट बोलेगा एक्शन। अगर मैं रिवॉल्यूशनरीज की बात करूं तो उनका सिंपल था, हमें क्या चाहिए भाई? आज़ादी चाहिए। आज़ादी के लिए वायलेंस करना भी पड़े तो क्या प्रॉब्लम है? चाहिए क्या? आज़ादी। अगर किसी को यूट्यूब चैनल चलाना है और उस यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए उसे सब्सक्राइबर चाहिए,
बेसिक एग्जांपल जो रियलिटी आज सामने तुम्हारे सबके सामने है, तो मैं ऐसा थंबनेल लगा दूं कि बस सब क्लिक कर दें उसे, चाहे वो एथिकल हो चाहे वो अनएथिकल हो, चाहे मुझे उसमें कोई न्यूड फोटोग्राफ लगानी पड़े, किसी की मॉब्ड फोटोग्राफ लगानी पड़े, या चाहे मुझे कोई झूठ खबर लिखनी पड़े, फेक न्यूज़ लिखनी पड़े, किसी पर्सनैलिटी को लेकर के मैं कुछ रबिश लिख दूँ। माई पर्पस इज माई पर्पस, मतलब माई मतलब मेरा नहीं, इंडिविजुअल पर्सन का पर्पस क्या है, उसके क्लिक होना, ये अनएथिकल है। आपने बहुत सारे इस तरह के एडवर्टीजमेंट देखे होंगे जहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स होती हैं, यू क्लिक एंड यू आर डायरेक्टेड टू अनदर साइट्स। सो दिस प्रॉब्लम, जहाँ पर आप कहीं और किसी मेडिकल आप क्लिक करते हैं उसको कि आपको एक बना हुआ आता है कि आपको ये मिलेगा, ये जीतोगे, है ना, और फिर आप उसको क्लिक करते हो तो फिर वो पता लगा किसी मेडिकल फार्मेसी के स्टोर की ऐप खुल गई या वेबसाइट खुल गई, है ना। हॉलीडे पैकेज में आप ये जीत जाओगे अगर ये 2-3 चीज़ें क्लिक कर दो, और आप क्लिक करोगे तो पता लगेगा वो आपसे बोलेंगे ये पैकेजेस हैं, चुन लो, ये होटल के नाम है, यहाँ पर बुक करा लो, तो आपको मिसलीड करेंगे ना। वो चोरी करते हैं वो बात अलग है, कुछ लोग कि भाई करोड़पति में तुम्हारा नाम आ गया और मोबाइल जीत गए, और वो सब चीज़ें अलग है, वो तो शायद चोरी है, चीटिंग ही है, और वो इस तरह से फिर साइबर थ्रेट्स अगर आपको देते हैं, आपका चोरी कर लेते हैं आपका सामान, वो तो पढ़ाया है आपको मैंने, वो चीज़ अलग है। तो ये आपका जो हो गया एक्शन से रिलेटेड हो गया लेकिन ये एक्चुअली कुछ और भी कहता है, ये इस तरह से बात नहीं करता, ये एक्सप्लेन करता है इन चीज़ों को इस तरह से कि अगर थोड़ा सा नुकसान हो भी रहा है तो ये देखो कि लार्जर गुड क्या है। अभी 5 लोगों को मारना और 1 लोगों को मारना, कल वाली कहानी, तो फिर लार्जर ग्रेटर गुड यही कहता है कि 5 को तो बचा लिया जाए, 1 मरता हो तो मरे। ये इस तरीके की बातें करता है। तो क्यों ना हम वे करें, गुडनेस कितनी है, बैडनेस कितनी है इसमें, और अगर गुडनेस ज़्यादा है और बैडनेस मतलब उसमें एक्शन में कम भी है तो कोई बात नहीं, उसे होने दो। गुड चीज़ को, ग्रेटर चीज़ को, जिसका फ़ायदा ज़्यादा लोगों को है, उसको आगे लेके जाओ। तो जब मैं बोलता हूँ यूटिलिटेरियन थॉट, स्कूल ऑफ थॉट, वो किस में आना चाहिए, टेलियोलॉजी, क्योंकि वो ये बात देखेगा कि एंड जो आपका है वो एंड किस तरह से ग्रेटर गुड को ध्यान में रख करके किया जाए। बस ये इस तरह से टॉपिक को पढ़ाया जाता है, लिखा हुआ है किताबों में। मैंने आपको अदर एग्जांपल्स भी दे दिए थे पीछे, और ये भी आपको ऐसे पढ़ा दिया। दूसरा है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक्शन करते हुए जो मीन्स, जो रास्ता चुना है वो सही होना चाहिए। इसके बाद फायदा होता है, नुकसान होता है, ये नहीं सोच सकते। कम से कम मैं अपने रास्ते में चलते हुए एथिकल था, फिर मैं जहाँ पहुँचूँ, मेरे को ये करना है, मेरे को यहाँ पहुँचना है, लेकिन मैं नहीं भी पहुँच पाया कोई बात नहीं, मेरा रास्ता तो सही था ना। मतलब आपके 4-5 बच्चे हैं, है ना, और 4 बच्चों में से आप कहो कि मैं लड़के को पढ़ाऊँगा और लड़की को नहीं पढ़ाऊँगा, मैं उसकी केयर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लड़का बाद में जाकर के पैसे कमा के देगा, लड़की नहीं देगी। तो ये क्या हो गया, रास्ता ही गलत है, क्योंकि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कौन आपको कमा के देगा और कौन नहीं देगा। चलो ये तो बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट हो गया, एक ही बच्चा है, ठीक है, आपका एक प्यारा सा बच्चा है, क्यूट सा, फ्यूचर में आने वाले समय में दिख रहा है मुझे यहाँ से, लड़का है लड़की ये तो पता नहीं लग रहा, प्यारा सा है। अब वो प्यारा सा बच्चा जो है, ये भाई साहब कहते हैं कि तेरे को मैं पढ़ाऊँगा, फिर तू बड़ा हो जाएगा, फिर तेरे को यूनिवर्सिटी के पैसे दूंगा, फिर तू बड़ा हो जाएगा, फिर मैं तेरी शादी में खर्चा करूँगा, फिर तू बड़ा हो जाएगा, और फिर तू मुझे निकाल देगा घर से, मैं तेरे पे इतना पैसा खर्चा कर दूँ, वो पैसा बचा लेता हूँ मैं, तू जी ले अपनी ज़िंदगी। मीन्स ही गलत है, एक्शन क्या है इसमें थॉट क्या है इसमें, पैसा बचाना। तो पैसा बचाना बिल्कुल बचा लिया इन्होंने पैसा, लेकिन इनका मीन्स ही गलत हो गया, क्योंकि बच्चे को इन्होंने केयर ही नहीं करी, एजुकेट ही नहीं किया, उसका ध्यान ही नहीं रखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बताती हैं कि हमारा जो पाथ है, हमने पाथ गलत चुना, चाहे हमारा पर्पस कोई अच्छा काम करना भी हो, लेकिन पाथ ही गलत था। गांधी जी का एग्जाम्पल इसमें दोगे आप, कि गांधी जी ने फिर वही चौरी चौरा वाला इंसिडेंस, कि नॉन वायलेंस उनका प्रिंसिपल था, तो वो वायलेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल देंगे आप, कि वो 28 साल 28 if I remember correctly, इतने साल वो जेल में रहे, लेकिन वो जेल में रहे, वो तो उन्होंने जो एट्रोसिटीज जो झेली, अपना जो भी उन्होंने सहन किया, लेकिन उनका जो मीन्स था, वो मीन्स ये था कि हमें जो है इस रेसिस्ट चीज़ को हटाना है और इसमें बदलाव लाना है। फिर अगर मेरे साथ बुरा होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा रास्ता सही होना चाहिए और मैं उस चीज़ के लिए लड़ता रहूँगा।
तो ये एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं कि मीन्स अगर सही है तो आप सही जगह पहुंच ही जाएंगे। रास्ता अगर गलत चुना है तो मतलब जैसे तुम्हारे लिए अगर मैं कहूँ कि तुम्हें किताब तो पढ़नी ही पड़ेगी, तुम बोलो मैं एक शॉर्टकट ले लेता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ूँगा, कौन है इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा, मैं अपना ना 20-25 पेज उठा के ले आता हूँ टॉपर के और मैं वो रीड कर लूँगा, मैं चला जाऊँगा। टॉपर ने तो उस पूरी किताब को पढ़ करके बनाया 20 पेज और तुम्हें वो चाहिए 20 मिनट में। तो तुम्हारा रास्ता क्या है? शॉर्टकट वाला। हो सकता है उससे तुम कुछ अचीव भी कर लो, 4 आंसर भी लिख लो, लेकिन वो जो मेहनत का जो प्रोसेस है अगर वो नहीं किया वो रास्ता ही गड़बड़ हो गया। और उसमें भी चलो तुम बोलो स्पेक्ट्रम ही पढ़ूंगा सीधे, लेकिन एक कैंडिडेट है जो कहता है मैं 6 की एनसीईआरटी पढ़ूंगा, फिर 7 की एनसीईआरटी पढ़ूंगा, फिर 8 की एनसीईआरटी पढ़ूंगा, वो अपने बिल्डिंग ब्लॉक बना करके सही रास्ते से अप्रोच से जा रहा है। तो ये आपके ऊपर, आप इसको अब अच्छे से समझ पाएंगे कि रास्ता सही होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मीन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ब्रदर को फेवर हो जाए और किसी दूसरे के कंपैरिजन में नौकरी मिलनी है तो मेरे भाई को मिल जाए, दूसरे को ना मिले, ये क्या है? इसके लिए आप पियोन को पकड़ोगे, इसके लिए आप वहाँ पर दोस्ती यारी निकालोगे, तू जानता है मैं जानता हूँ, अरे तू भी ये कास्ट का है मैं भी इसी कास्ट का, तुम भी यादव हम भी यादव, तुम भी शर्मा हम भी शर्मा, तुम मिश्रा हम मिश्रा, ये सब अगर आप करोगे तो इससे क्या होगा? आपने रास्ता गलत चुना। इवन योर ब्रदर गेट्स द अपॉर्चुनिटी इन द फर्म, इवन यू गेट द अपॉर्चुनिटी इन द फर्म, फिर आप इस कास्टिज्म में फंस जाओगे और फिर कल कंपनी के लिए अच्छा करना होगा तो वहाँ पर पक्का फंसोगे। झूठ बोल देते हैं लोग, जैसे सर ने पूछा क्वेश्चन किया, हाँ कर लिया, बोल दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बोल दिया, लेकिन एक्शन तो गलत ही था ना, करा तो नहीं था ना, झूठ बोला ना, तो पकड़े कहीं ना कहीं तो जाओगे, फंसोगे कहीं ना कहीं। तो दिस इज़ व्हाट इट ऑल अबाउट। कोई डाउट यहाँ पर? ज़्यादा ही पढ़ा दिया। हाँ, अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? सर ये पढ़ा तो दिया, ठीक है, अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे? जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा आगे केस स्टडी में, आ गया क्वेश्चन में, आप लिखो अकॉर्डिंग टू सो एंड सो स्कूल ऑफ थॉट। एग्जाम्पल दे दूंगा अभी फिलोसफर्स के। अकॉर्डिंग टू देम इट इज सेड दैट दिस इज इम्पोर्टेंट, henceforth आई एग्री विद दिस। करते हैं, चलो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, कर देते हैं। अब तो वो क्वेश्चन पे देखते हैं, वो तो क्वेश्चन पे, कंक्लूजन क्वेश्चन पे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ये थॉट दे सकते हैं, वर्चुअस थॉट। एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट गोल्डन मीन के अकॉर्डिंग, गोल्डन रूल, ये रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स जो मीन को बताते हैं। वो कहते हैं कि एक तो है जो आपका गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल का, कि एक तो है जो आप एक्सिस में हो या आप डेफिशिएंसी में हो, मतलब एक्सट्रीम्स पे हो, या तो भाई आप बिल्कुल रैश बिहेवियर कर रहे हो या फिर आप बिल्कुल ही कावर्ड हो। मतलब लड़ाई हुई तो भाई मुझे बुला लियो, मैं देख लूंगा लड़ाई क्यों हुई, किसके साथ हुई, कब हुई, किससे हुई, इससे कोई मतलब नहीं है। लड़ाई आ रहा हूं, मारो बस। ये है, पहले 2 मारूंगा उसके बाद पूछूंगा क्या हुआ। या तो ये है, या फिर यार देख मैं मन से धन से तेरे साथ हूँ, तन से नहीं हूँ, लड़ाई हो तो मुझे मत बुलाना प्लीज, है पैसे वैसे चाहिए हो तो बता देना। बिल्कुल कॉवर्ड। घर में घुस के कोई मार रहा है, गलत किया, मारा है ना, अरे तेरे सामने मार रहा, रोक ले भाई, नहीं 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 लड़ाई नहीं कर, मैं नहीं। तो यहाँ पर क्या है, अपना सेल्फ डिफेंस भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो कॉवर्ड हो। तो एरिस्टोटल कहते हैं बीच का बैलेंस। अब इसमें ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं सारे डिस्कस नहीं करूंगा। एक ये कर लिया, एक और कर लेते हैं कि भाई सीक्रेसी होना 100% या फिर टोटली आप ट्रांसपेरेंट हो जाओ, आप बिल्कुल ही एकदम सब कुछ ओपन कर दो, बिल्कुल सही नहीं है। आपको एक्चुअली में ऑनेस्टी वाला पाथ चूज करना चाहिए बीच में, जहां पर आप ऑनेस्ट भी हैं, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हर आदमी को तो आप स्टेटमेंट नहीं बताएंगे ना अपने बैंक के कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा है, दिस इज नॉट राइट ना। या अपने घर में इमीडिएट फैमिली मेंबर को, अपनी वाइफ को भी नहीं बताएंगे कि अकाउंट में कितने पैसे हैं। It has to be a mean, there has to be a balance, ये एरिस्टोटल कहते हैं। और वो बोलते हैं कि वर्चुअस पर्सन वो है जो इस बैलेंस को मेंटेन करता है। डन। सर फर्स्ट वाले में फिर तो गांधी जी का कोई स्टेटमेंट कि क्या बोलते हैं कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरे को वो बात करते हैं कि आप मन से, दिल से, प्यार से उसका दिल जीतो, रादर देन कि उसे थप्पड़ मार करके उसकी गलती बताओ या उसकी बातों को सुधारो। वो एक मार रहा तो वो गुस्से में है, वो दूसरा मारेगा तो उसका गुस्सा शांत होगा।
और तीसरा तो वो मारेगा ही नहीं, वो पूछेगा कि हाँ मतलब ये है मेरी कमी, ये दिक्कत है, ये लड़ाई कर रहा हूँ मैं, इसलिए आया हूँ तुम्हारे पास, तो जवाब दे दो, ठीक है तो ऐसे सॉल्व हो जाता। फिर वो सॉरी भी बोलेगा तुम्हें, वो ये कह देते। और सर मीम्स में आपका एक क्वेश्चन एक और बनता है जॉन लेली का, कि ना जॉन लेली का एक स्टेटमेंट है बहुत ही पॉपुलर, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड डैश। डैश क्या है? व्हाट इज डैश? तो जॉन लेली ने कहा, फिर तो ये गलत ही कह दिया ना उन्होंने। नहीं, फिर ये बात इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि गलत का या सही का। सुनो, मीम्स हो गया ना। ये क्वेश्चन आया एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये इन्होंने डैश करके बताया था, मैंने पूरा कर दिया। अरे भाई इसको अगर बोलता है जस्टिफाई द स्टेटमेंट, आ गया क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, जस्टिफाई कर दो। क्या लिखोगे पहले? फेयर क्यों है? फेयर क्यों है? क्योंकि आदमी की खुशी जुड़ी हुई है उस प्यार को पाने से, और उस खुशी को पाने के लिए, वाइफ को बचाने के लिए, जैसे वो ड्रग ले सकता है, चोरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, तो वो उस प्यार को पाने के लिए थोड़ा झूठ भी बोल सकता है, लेकिन बाद में जब वो प्यार पा लेगा तो सच बोल देगा, फिर माने न माने वो बात की बात है, पा तो ले ही पहले। लेकिन जब आप इसको, अगर आपको इसको अगेंस्ट जाना है तो आप नीचे लिखोगे हाउएवर अकॉर्डिंग टू थॉट, स्कूल ऑफ थॉट ऑफ डिलॉन्टोलॉजिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स, ये बोलते हैं कि भाई मीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर मीन्स ही गलत है, द रिलेशन इज स्टार्टिंग विद अ लाई, इट विल नॉट बी फ्रूटफुल इन द फ्यूचर, अंडरस्टैंडिंग विल नॉट बी द सेम। हैंसफोर्थ आप पहले पॉजिटिव दे दें, आप स्टेटमेंट को नेगेटिव दे दें, जस्टिफाई करें ऊपर नीचे, फिर आप जिस चीज़ को सपोर्ट करते हैं आप उस चीज़ को स्टिक कर जाएं। वॉर में अगर फेयरनेस की बात करी जाए तो एथिकल होकर के अगर आप वॉर लड़ोगे तो आप हार सकते हो, और वॉर अगर गवर्नमेंट और आर्मी लड़ती है तो सीधे लोगों की सिटीजनशिप पे बात, सिटीजन्स पे बात आ जाएगी, इनोसेंट से बात आ जाएगी। और अगर दूसरी कंट्री वॉर के लिए अनएथिकल मीन्स यूज कर रही है, न्यूक्लियर वेपन का एग्जाम्पल कोट कर दो। सो इंडिया की अपनी पॉलिसी जैसे नॉट फर्स्ट यूज की है, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि मैं इस पॉलिसी से बिल्कुल एग्री करता हूँ, नो फर्स्ट यूज, हमें वॉर में भी फर्स्ट यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पे अटैक होता है तो वी शुड बी कैपेबल एनफ टू डू सो। हो गया? तो आपका जो ये स्टेटमेंट है ना, इसको वो कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं पूछेगा। अगर वो डायरेक्टली लिटरली पूछ ले कि व्हाट इज योर ओपिनियन, तब तुम्हें अपनी ओपिनियन कंक्लूजन में देनी होगी। कुछ स्टूडेंट्स उस ओपिनियन को इंट्रोडक्शन में दे देते हैं कि मेरी ये ओपिनियन है, मैं एग्री करता हूँ क्योंकि, बस वो शुरू हो जाते हैं। तरीका ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगा कि गलत है, लेकिन मैं ये फिर भी एडवाइस करूँगा कि आप टॉपिक को शुरू करें, उसके पॉजिटिव बताएं, उसके नेगेटिव बताएं, और फिर कंक्लूजन में अपनी ओपिनियन लिखें। हैंस फोर्थ अकॉर्डिंग टू द अबव आर्ग्यूमेंट आई एग्री दैट दिस शुड हैपन बिकॉज, फिर आप अपनी ओपिनियन लिखें। ओपिनियन जब आपसे पूछी जाए, इनफैक्ट इंटरव्यू में भी, ये सही है या गलत है, एकदम से एक लाइन में फंस जाओगे, क्योंकि वो फैक्ट्स नहीं देंगे, वो सीधे यस नो पूछ लेंगे, हो सकता है। तो आप उसमें, जब आपको पता है कि यस बोलने पे भी फंसूंगा, नो बोलने पर भी फंसूंगा, तो आप उसमें बोल सकते हो कि मैं इसमें इन्वेस्टिगेट करूंगा, मैं इसमें एक मीटिंग कमेटी बिठाऊंगा, मैं इसको पहले जांच करूंगा, उसमें जो निकल करके आएगा अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी एंड द रूल बुक उसको मैच करेंगे, एंड देन इफ अगर गलत निकल के आया तो सजा होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्या किया आपने? प्रोसेस, आपने प्रोसेस पे फोकस किया, जिसमें आप बोल सकते हो आपने मीन्स पे फोकस किया। ठीक है? Then there is another solution also. There can be immediate solutions, there can be long term solutions. So immediately अगर ऐसा एलिगेशन लगा है तो मेरा पहला एक्शन ये होगा कि मैं इसको, टॉपिक को, इस पर्सन को उस कमिटी से हटाऊं, क्योंकि उस पर खुद पे एलिगेशन है। ऐसा कुछ बन जाए तो, ऐसे फंसाए तो आपको हमेशा ना प्रोसेस पे ध्यान रखना है। अगर आपको प्रोसेस सही है ना तो आपका लास्ट में आंसर भी सही आएगा। लेकिन एकदम से कोई पूछ ले मम्मी चाहिए या बीवी चाहिए, पूछ सकता है ना, परेशान करे तुम्हें ऐसे, तो मम्मी की अपनी इंपॉर्टेंस बता दो, बीवी की अपनी इंपॉर्टेंस बता दो। एक आदमी इनकम्प्लीट है जब दोनों ही अगर उसके पास नहीं है तो खत्म। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, उसके पॉजिटिव बताओ, नेगेटिव बताओ, एंड लास्ट में अपने ओपिनियन दो। पहला वर्ड ही ओपिनियन कैसे हो सकता है? इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस में जब आते हैं, मेरा पॉइंट ये था, ऐसे कुछ खतरनाक से क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपको सीधे यस और नो में आंसर मिलता है, तो आप उसके इवैल्यूएशन जब करोगे तो बाद में जब आंसर पे पहुंचोगे तो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि थॉट प्रोसेस के बाद उसने डिसीजन लिया है। टेलोन्टोलॉजिकल, ये टेलियोलॉजिकल थॉट कहता है एंड्स इंपॉर्टेंट है। इसमें रॉबिनहुड की बात करें अगर, ये एग्जांपल आप दे दो कि भाई ये क्या क्या करते हैं, अमीरों से लो
पर्पस क्या है, जिस पे ज़्यादा है वहाँ से लो और आगे दो, लेकिन काम तो सही है, जिस पे नहीं है उस पे पहुँच रहा है। अब सरकार भी तो टैक्स लेकर के लीगल तरीके से उनको दे रही है जिन पे नहीं है, लेकिन ये भाई साहब चोरी से कर रहे हैं। तो ये हाँ मूवी गई है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज है ना, सीरीज का है ये, हाँ आई थिंक सीरीज है ये, देख लेना, नाम लिखा तो है बहुत सारे आगे पीछे हीरो हीरोइन के, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये है कि जो पढ़ा रहे हैं सर, इंपॉर्टेंट फोटो के पीछे की सच्चाई नहीं है। तो इनका तरीका तो गलत है ना, इनका तरीका क्या है, चोरी करना, चोरी तो गलत हो गया ना, लेकिन इनका एंड क्या है, यही है। या फिर आप लाइफ को बचाओगे झूठ बोल करके, वो वाला केस जिसमें वुमेन को आप बचा रहे थे झूठ बोल करके, क्योंकि आपको झूठ बोलना पड़ा। या फिर आप इसमें कोट करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल को। अब ये वो पर्सन है जो इसको सपोर्ट करते हैं, इस स्कूल ऑफ थॉट को, जिनका ये कहना है कि एंड इंपॉर्टेंट है, एक्शंस आर राइट इन प्रोपोर्शन एज दे टेंड टू प्रमोट हैप्पीनेस। अगर आपके एक्शन से हैप्पीनेस प्रमोट होती है तो वो एक्शन सही है, रॉन्ग वो एक्शंस हैं जो रिवर्स करते हैं हैप्पीनेस को। बाय हैप्पीनेस इज इंटेंडेड प्लेजर एंड एब्सेंस ऑफ पेन, ये हैप्पीनेस हो गई। तो अगर लार्जर गुड ये कहता है कि हैप्पीनेस क्रिएट हो रही है तो ठीक है। तो सिस्टम क्या है डेमोक्रेसी का, जो ज्यादातर लोग कह रहे हैं उस बात को मान लेते हैं। घर में अगर पिज्जा आना है या पास्ता आना है तो एक वोट करा लेते हैं, पार्टी में 10 जनों में से जो 8 बोलेंगे वो हो जाएगा, जो 7 बोलेंगे वो हो जाएगा, मेजॉरिटी विंस। तो ये इस तरीके का बात बोलना कि एंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें लार्जर गुड जो हो रहा है उस लार्जर गुड पे फोकस करेंगे, इसमें कुछ का नुकसान भी हो रहा होगा तो हम उसे होने देंगे। तो डैम बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि लार्जर गुड हो रहा है, और ये थॉट, ये नॉर्मेटिव एथिक्स का ये थॉट, ये प्रिंसिपल, ये डायमेंशन हमें उस डायरेक्शन में लेकर के जाता है। डन। अगला जो आपका कहता है डियोंटोलॉजिकल, ये आपको बताता है कि एक्शंस आर एथिकल वेयर मीन्स यूज्ड आर राइट। क्योंकि एक एक्शन तो सुभाष चंद्र बोस का भी था और एक एक्शन गांधी जी का भी था, दोनों कन्फ्लिक्ट में रहे, इसीलिए क्योंकि उनके मीन्स अलग थे, पर्पस दोनों का एक ही था, कन्वर्ज करना है टुवर्ड्स दी इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। सुभाष चंद्र बोस जी का तो ये पॉइंट भी था कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में खैर पहले ही बन गई थी, बात यह है कि अगर ये जो पर्टिकुलर आपका ब्रिटिश एम्पायर है, इस ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट जो पावर्स हैं जर्मनी, उससे भी जाकर के हाथ मिला लो क्योंकि ये उसके दुश्मन है और हमें आज़ादी दे देंगे, इवन व्हेन वी आर नॉट इन फेवर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ जर्मनी। और गांधी जी का पॉइंट ये था कि देखो वॉर के टाइम पर ब्रिटिश के ऊपर ये प्रेशर बनाना ये अच्छी बात नहीं है, ये सही नहीं है, हमें आज़ादी तो चाहिए लेकिन अभी उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए रादर देन कि हम उनसे भी लड़ें इंटरनली। सो वन थॉट इज अभी लड़ लो ना, पहले ये वीक है तो उसको और वीक कर देते हैं, और दूसरा नहीं अभी तो वीक है ना ये, तो अभी कैसे लड़ें, जब ये ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम उसके बाद लड़ेंगे, तब अपने हक की बात कहेंगे। कौन गलत कौन सही, दोनों ही इंपॉर्टेंट थे कंट्री के लिए। पूछा जाए कभी ये या ये, तो आपको ये बोलना है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट थे कंट्री की आज़ादी के लिए, और मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि देश को आज़ादी मिली, किसी एक इंडिविजुअल एफर्ट की वजह से नहीं मिली। दो गांधी जी वॉज अ फेस ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं हम, क्योंकि बहुत से उनके नेतृत्व में बहुत सारे उनके मूवमेंट्स हुए, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन बाकियों का है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट था। तो रिवॉल्यूशनरीज का भी रोल इक्वली इंपॉर्टेंट ही था, उसमें डिनाई नहीं कर सकते हम। अब यहाँ पर ये जो है एक्शन इन इटसेल्फ इज एथिकल, एक्शन जो है होता है अपने आप में एथिकल होना चाहिए, ये बात बताता है। और इसमें आता है एक कॉन्सेप्ट कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव आता है थॉट ऑफ इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत फिलोसफर है, इमैनुअल कांत पढ़ाया भी जाएगा, डिटेल में बताऊंगा थोड़ा बहुत, डोंट वरी। लेकिन कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव होता क्या है, ये मॉरल्स या कमांड्स की जो बात करी जा रही है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है कि सब पर्सन्स पर अप्लाई होना चाहिए। मतलब इसको ऐसे समझिए कि आपने आज किसी के साथ गलत किया है ना, तो वो दूसरा फिर किसी और के साथ गलत करेगा, फिर वो किसी और के साथ गलत करेगा, इस तरह से तो सभी एक दूसरे के साथ गलत करने लगेंगे, तो चीज़ और बिगड़ जाएगी।
अगर एक न्यूज़ चैनल एक न्यूज़ को गलत फेक न्यूज़ को हाईलाइट करता है और अपनी टीआरपी गेन करता है, तो ऐसे में तो दूसरा न्यूज़ चैनल भी ऐसा करेगा, तीसरा भी करेगा। तो कैटेगोरियल इंपेरेटिव ये कहता है कि फिर तो सभी गड़बड़ करने लगेंगे। तो आप वो एक्शन करो जो सही है, जो मॉरल है, ताकि दूसरे गलत ना करें। और उस दूसरा कोई गलत कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी गलत करने लगो। तो कैटेगोरियल इंपेरेटिव ये कमांड्स और मॉरल लॉस की बात करता है दैट ऑल पीपल मस्ट फॉलो। ऐसा कुछ जो सब फॉलो कर सकें। ऑनेस्टी सब फॉलो कर सकें, नॉन वायलेंस सब फॉलो कर सकें, हैप्पीनेस सबको मिले, फॉरगिवनेस सबको मिले, इक्वालिटी सबके साथ हो, बेनिवोलेंस सबके साथ हो। ऐसे बड़े बड़े थॉट्स की बातें करता है जो हर जगह अप्लाई हो सकती है। आदमी को वैसे चलना चाहिए जैसा काम सब कर सकें, और इसमें अपने खुद के डिजायर्स या सर्कमस्टेंसेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं पुअर हूं ना, इसलिए मैं चोरी कर सकता हूं, और तुम पे तो पैसे हैं इसलिए तुम मत करो। पर चोरी करना तो गलत ही है ना। फिर तुम पुअर हो चाहे अमीर हो, अमीर होगा तो करोड़ों की करेगा, पुअर होगा तो 10 रुपए की करेगा, ये डिफरेंस है। पर चोरी 1 रुपए की हो या 100 रुपए की, चोरी तो चोरी है। तो आप वो काम करो जो सब करें और जिसको देख करके सब करें। दिस इज कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। मैंने इसमें अच्छे से इसको बता दिया है, इसको मल्टीपल जगह आप एग्जाम में यूज करते हो। ये कैटेगोरिकल इंपेरेटिव इमैनुअल कांत ने दिया था, मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। इमैनुअल कांत, डू द राइट थिंग बिकॉज इट इज राइट। इसमें आपका फायदा क्या है या आपके सर्कमस्टेंसेस क्या है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, ठीक है। तो कहीं भी अगर फंस जाओ, इनको यूज करो, इनकेस बात को यूज करो और बच करके निकलो, क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा है इसलिए मुझे भी लगता है कि ये होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज की, राइट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। अब ये ह्यूमन राइट्स चाहे किसी मर्डरर के ही क्यों ना हो, उसके भी राइट्स हैं। जस्ट बिकॉज उसने मर्डर किया है तो आप उसको मारोगे, ये सही नहीं है। तो नक्सलवादी कोई पकड़ा गया तो उसे मारो, पॉकेट मार कोई पकड़ा गया तो पब्लिक पकड़ के उसे मारे, दिस इज नॉट राइट। तो सर्कमस्टेंसेस ये थे कि उसने पता है चोरी करी थी इसलिए पिट रहा है वो, नहीं, उसके राइट्स हैं। हाँ, आप उसे पुलिस को दे दो, अथॉरिटी उस पर एक्शन लेगी और जो एक्शन होगा वो होगा, लेकिन आप यू डू द राइट थिंग। तो कुछ लोग आपने देखे होंगे जब बहुत बुरी तरीके से किसी एक को मार रहे होते करते हैं, तो कुछ लोग उसे बचाने के लिए जरूर आते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं है भाई, मार क्यों रहे हो, इसने पता है क्या किया, अरे तो मार क्यों रहे हो, होता है ना। कुछ लोग आए थे प्रोटेक्शन में, अननोन भी होते हैं। वो बात दूसरी है, कुछ ऐसे भी होते हैं मारो 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 पीछे से। तो आप किस कैटेगरी में देखो, क्या भागने वाली, पिटने वाली कह रहा है, वीडियो बनाने वाली। वीडियो से याद आया, नेपाल में अर्थक्वेक आता है, लोग बुरी हालत में है और इंडिया मीडिया कैमरा लगे खड़ी है, कैसा लग रहा है। तो दिस इज अनएथिकल। वहां पर आप लोगों की मदद करें रादर देन वीडियो बनाए। जो उसने बात कही बिल्कुल सही कही, एक्सीडेंट होने का वीडियो बना लूं, एक्सीडेंट होने के बाद आदमी कैसे पड़ा उसका वीडियो बना लूं, रादर देन उसको उठा करके हॉस्पिटल लेके जाऊं। हाँ जी, चलो इसने बहुत बढ़िया बात की है, पता बातें अच्छी करता है। मुझे कुछ कुछ याद आ जाता है इसकी बातों से। इंडिया ने अभी क्या काम किया है, रशिया यूक्रेन की वॉर को क्या बोला है, हम इसमें वोटिंग में एब्सटेन करते हैं। इंडिया ने बोला ना यस ना नो, है ना। तो क्या इंडिया सही है? डिसीजन क्या, लड़ाई चल रही है वहां। लेकिन अगर कहीं लड़ाई हो रही है ना, आप पड़ोसी लड़ रहे हैं, दो पड़ोसी, तुम्हारे घर से कोई लेना नहीं, दो पड़ोसी वो आपस में लड़ रहे हैं, और तुम बोलो कम्युनिटी ग्रुप पूरी सोसाइटी आके कहती है यार ये ना बहुत लड़ाई करता है, ये सोसाइटी में बिल्डिंग में इसने बहुत परेशान किया हुआ है लोगों को, और हम ये सब चाहते हैं मिलकर के एप्लीकेशन डालना कि सोसाइटी के में मैनेजमेंट को ये मैसेज जाए कि ये जो आदमी जब बहुत झगड़ा करता है, बहुत लड़ाई करता है, जोरों से गाने बजाता है, पार्टी चलती रहती है घर में, बच्चों को परेशान करता है, डॉगी छोड़ देता है, जो भी है एक्स वाई जेड, बहुत कुछ करता है, इसको निकाला जाए सोसाइटी से। ही इज नॉट, ही और शी नॉट गुड, एंड यू से आई एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, क्योंकि ये हमारे घर की लड़ाई नहीं है। क्या ये सही है? उस कम्युनिटी में, उस जगह, उस समय जब सबके साइन हो रहे हैं,
और तुम कहते हो हमें वोटिंग ही नहीं करनी। सर जो लोग अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग के भी खुद खुद के अपने इंटरेस्ट हैं, तो फिर हम भी अपना नेशनल इंटरेस्ट क्यों ना। अच्छा, मतलब जिसके ऊपर डॉगी छोड़ा गया सोसाइटी में, या जिसके लिफ्ट तोड़ी गई, जिसके डस्टबिन तोड़ दिया गया, जिसकी गाड़ी का शीशा फोड़ दिया गया, वो लोग अगर बोलें तो ठीक है। पर क्योंकि हमारे साथ उसने कुछ गलत किया नहीं है, इनफैक्ट कल को हलवा और लेकर आ गया था घर पे, शाम को पार्टी थी उसके घर में और म्यूजिक तेज बज रहा था, हम भी नाच रहे थे। हमें भी अच्छा ही लगता है, बढ़िया म्यूजिक बजाता है। आई ऑल्सो लाइक दिस पर्सन बिकॉज ये किशोर कुमार के गाने बजाता है जोर जोर से, मुझे भी पसंद है। तो मेरा इंटरेस्ट ये है कि मुझे तो गाने सुनने को मिल रहे हैं फ्री में। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हो, मैं बस आपको एक सिचुएशन में लेकर के आ रहा हूँ। सिचुएशन ये है कि क्या आप उस समय वोटिंग से एब्सटेन करेंगे, या कम्युनिटी में सब जगह बात ये बोल रहे हैं कि ऐसा करो 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 और आप कहते हो ठीक ही है, तुम देखो यार तुम्हारी प्रॉब्लम है। इज इट राइट? अगर अच्छे रिलेशन रहेंगे, जिसका झगड़ा हो रहा है तो उसको एक बार समझाने का ट्राई करें। ठीक है, तो आप अगर एथिकल हैं, आप अगर रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर आपके अंदर वैल्यूज़ हैं, तो आप क्या बोलेंगे, देखो हम एक काम कर सकते हैं, आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जायज़ हैं, जस्टिफाइड हैं, सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे रिलेशन अच्छे हैं, मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, व्हाट आई विल डू इज ऑन योर बिहाफ आई विल टॉक टू द पर्सन वंस, वो ऐसा ना करे। दिस शुड बी द स्टेप। ऐसा स्टेप लेने के बाद फिर वो अगर नहीं मानता है तो उसको वार्निंग दी जाए दैट यू आर नॉट डूइंग इट, यू शुड, बिकॉज इट्स कॉजिंग प्रॉब्लम टू अदर्स। एंड देन इफ एवरीवन थिंक्स कि तुम्हें निकाला जाना चाहिए, तो फिर देखो मैं तुम्हारे बचाने के लिए तो नहीं आऊँगा, ये तुम क्लियर करो उसको कि फिर उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें बचाने आऊँगा। लेकिन क्योंकि तुम दोस्त भी हो तो ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट भी खड़ा हो जाऊँ, लेकिन बाकी लोगों को जो प्रॉब्लम है मेरे को तो नहीं है, लेकिन होगी तो मैं भी बोलता, तो वो फिर अगर निकालेंगे तो प्लीज़ डोंट आस्क मी फॉर हेल्प। दिस इज द स्टैंड। एक्चुअली इंडिया यही कर रहा है, इंडिया यही कर रहा है। इंडिया ने बहुत डिस्कशंस भी करे, डिप्लोमेटिक मीटिंग्स भी करी, बातचीत भी करी है, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसा हो चुकी है कि अब इंडिया को लगता है कि हमारा प्रिंसिपल ये है पीस का, हम जिस तरह से जीते हैं, हम कंट्री वर्ल्ड में भी चाहते हैं पीस आए, और पीस आने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो होना चाहिए, वायलेंस कैन नॉट बी द मीन्स। तो इंडिया ने ये भी क्लियरली बोला लड़ाई तो रुकनी चाहिए। तो ये आपका जो पॉइंट, थैंक यू, उस पॉइंट से ये डिस्कशन निकल के आया। ऐसा कहीं फंसोगे तो इस तरह का आंसर देकर के बच के निकल सकते हो, ठीक है। इमैनुअल कांत कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, ऐसे खतरनाक शब्द लिखने हैं एग्जाम में, ये अभी अजीब से लगेंगे लेकिन 2-3 बार लिख लोगे फिर अच्छे लगने लगेंगे, ठीक है। तो समझ में आया? डाउट इस वाले पॉइंट पे गई हो कि एग्जाम में सीधे लिख के आना ही है, जहाँ भी फंसते हो। कोई डाउट? सर डियोंटोलॉजिकल इज एन अमेलगमेशन ऑफ टेलियोलॉजी एंड डेंटोलॉजी। ये जो 3 टॉपिक हैं आपके इस पर्टिकुलर नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर आते हैं, उसमें या तो आप एजेंट की बात करते हो कि किसी कैरेक्टर, ह्यूमन वैल्यू के कैरेक्टर को एज अ एजेंट मान करके जो सही है वो होना चाहिए, या फिर आप रास्ते को चुनते हो कि मीन्स या एंड्स। बस मैंने शॉर्ट कर दिया एक लाइन में, पर ये दोनों बातें ये बताती हैं नॉर्मेटिव एथिक्स, द डायमेंशन ऑफ एथिक्स, व्हाट वन शुड डू एंड व्हाट वन शुड नॉट डू। डन? आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक आदमी है तुम्हारे पे आता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। तुम कहते क्या ही लाया है, मीन्स और एंड्स। ऑनेस्ट, तुम ऑनेस्ट हो, और तुम इतने ऑनेस्ट हो कि तुम ऑनेस्टी से उसको बोल सको सच्चाई क्या है, या फिर तुम चुप रहना पसंद करोगे, बढ़िया गिफ्ट, आई लाइक इट, बट यू डोंट एक्चुअली। सो दिस इज वन सिचुएशन। ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपसे कभी कभी एक इंटरव्यू में पूछ ली जाती हैं आपको परेशान करने के लिए, या ऐसी कुछ चीज़ें आपसे आप एज एन एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो कि आपको अपनी कहानी बतानी है एग्जाम्पल में, और आप इस बात को मानते हो। देखो ऑनेस्ट होना हर बार सही नहीं होता। मेरे पास मेरा दोस्त गिफ्ट लेकर के आया, वो मेरे को एक वॉच लेकर के आया, पर एक्चुअली में सेम वॉच मेरे पास ऑलरेडी थी। एक्चुअली में वो सेम वॉच ऐसी थी जो मुझे पसंद नहीं है, और क्योंकि मैं चेन वाली नहीं पहनता, मैं पट्टे वाली पहनता हूँ, जो भी तुम्हारा मतलब है, आई डोंट नो, मुझे लिखना मत एग्जाम में, बस ये कह सकते हो आई एम नॉट लाइकिंग द प्रोडक्ट नॉट द गिफ्ट। सो ऑनेस्ट होने में आई नो द फीलिंग्स ऑफ एंड द इमोशंस ऑफ माई फ्रेंड दैट आर मोर वैल्यूएबल।
I will remain silent and be very grateful for those feelings that my friend has for me of bringing a gift for my achievement. बस तो आपने यहीं पर ऑनेस्ट ना होना भी प्रूव कर दिया. कितना छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल अपनी रियल लाइफ का. ठीक है, मीन्स वर्सेस की लड़ाई वो हमेशा से है. यहाँ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा मीन्स और एंड, और मीन्स और एंड शुरू हो चुके हैं एक्चुअली डिस्कशन में ऑलरेडी, जब आप एक स्कूल ऑफ थॉट, एक वे ऑफ लाइफ, एक्शंस, एंड्स, टेलोलॉजिकल और डियोंटोलॉजिकल दोनों पढ़ रहे हो. तो मैंने आपको दो नाम बताए आज. एक इमैनुअल कांत का विद रिस्पेक्ट टू कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, किसके अंडर बढ़ाया मैंने? डियोंटोलॉजिकल क्या बोलती है बात? मीन्स, एक्शन. इनके बेटे से याद रख लेना कि उसको पढ़ाना है, उसको बड़ा बनाना है. ठीक है, बच्चे से, बेटा बेटी जो भी है ना, बेटी बेटा बोल दीजिए, बेटी बोल दीजिए. दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था स्टुअर्ट मिल. स्टुअर्ट मिल पढ़ाया था. स्टुअर्ट मिल के बारे में मैंने क्या बताया? उनके लिए लार्जर गुड, लार्जर पिक्चर, हैप्पीनेस, लार्जर हैप्पीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका होमवर्क आज का ये है कि ये दो पर्टिकुलर फिलोसफर्स के बारे में दो बातें और पढ़ लीजिएगा, फिर कल हम डिस्कस करेंगे. इस तरह से मेरी कोशिश रहेगी क्लास में दो दो फिलोसफर्स आपको वैसे ही याद हो जाए. मतलब जब भी कोई कभी बात हो, अरे ये ले फिलोसफर, ऑलरेडी हाथों पे याद है, ये ले फिलोसफर. ये फ़ायदा करेगा आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखते हुए. जब आप, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कहते थे कि सर एथिक्स याद ही नहीं होता, इतने सारे पढ़ लिया, अब एक भी याद नहीं है. व्हाट आई वुड से इज कि एटलीस्ट 5-6 नाम, 6-7 नाम तो, और गांधी जी सब कोट करेंगे. प्रॉब्लम ये है, इनफैक्ट एरिस्टोटल का गोल्डन मीन, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो मैंने अभी बताई, ये भी कोट करेंगे. इमैनुअल कांत कोट करेंगे ही. तो कम से कम पहले वो चीज़ सीख लो जो सब कर रहे हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा सीख लेना. पहले वहाँ तो आ जाओ. ठीक है, डन करोगे 2 पॉइंट. ठीक है, और जिसने कल के पेपर नहीं पढ़े हैं 22 के और 21 के, वो भी पढ़ लेना. पार्डन? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन पहले बेसिक्स पढ़ लो, पहले छोटे छोटे मोटे बेसिक्स. ठीक है, मीन्स और एंड्स में क्लिनिकल ट्रायल्स का हमने कल डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा. लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स में एनिमल ट्रायल्स की बात होना, या क्लिनिकल ट्रायल्स में, अब देखो HIV की अगर हमें वैक्सीन निकालनी है तो डेफिनेटली उस वैक्सीन को HIV पेशेंट्स पे हमें यूज़ तो करना ही पड़ेगा, डाटा के लिए, फैक्ट्स के लिए. अब किसी इंडिविजुअल को पकड़ करके ये तो नहीं बोलेंगे तुझे HIV का इन्फेक्शन दे रहे हैं, वायरस दे रहे हैं, क्योंकि तेरे पे टेस्ट करना है. उन्हीं पे टेस्ट करा जाएगा जो पेशेंट्स ऑलरेडी हैं. अब ऐसे में मीन्स और एंड्स क्या हो जाते हैं इस केस में? जल्दी से बताओ. आप एक फिजिशियन हो, आपको वो ट्रायल्स तो करनी ही है, और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लार्जर गुड ये कहता है कि भाई ह्यूमैनिटी तो स्टेक पर है. बहुत से लोगों को फ्यूचर में भी HIV होने वाला, उन्हें तो बचा लें कम से कम. व्हाट वुड बी द एथिकल वे ऑफ डूइंग द स्टडी? मीन्स एंड्स, इसमें एंड का एग्जाम्पल, मीन्स का एग्जाम्पल. जल्दी से इसी एग्जाम्पल में, अगर आप एंड में बिलीव करते हो तो क्या करोगे? हाँ, लेकिन उसके लिए अनएथिकल कैसे हो जाओगे? जबरदस्ती करोगे. इन द सेंस ही वॉन्ट्स टू से विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेशेंट. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू थिंक बोथ वेज. इसको ना एक तरीके से मत सोचो, आप दोनों तरीके से सोचो. आपके लिए आज एंड इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन का ट्रायल होने हैं. आप बोलोगे एक ही तरीका है, पेशेंट से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको वैसे भी दवाइयाँ लगती हैं, एक टैबलेट बढ़ा दो, देखते हैं क्या होता है. ये तरीका है. यहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एंड. यहाँ पर एंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्रेटर गुड क्या कहता है? जल्दी वैक्सीन आ पाएगी, जल्दी ड्रग रिलीज हो पाएगी. डन. एक हो गया मीन्स. अब आज सुबह उठे, आपको लगा नहीं आज मेरे लिए मीन्स इंपॉर्टेंट है, आई वॉन्ट यू टू थिंक बोथ वेज, तभी अच्छा आंसर लिख पाओगे. तो मीन्स अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप क्या करोगे? मैं आज पेशेंट्स की एक मीटिंग रखूँगा जो भी हॉस्पिटल में है, उन सबको मैं बताऊँगा कि मैं कौन सी मेडिसिन यूज़ करने वाला हूँ, वो एग्जैक्टली क्या करने वाली है, उस मेडिसिन के बेसिक सिंपल साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे, मैं उन्हें बता दूंगा कि हो सकता है आज आपको थोड़ा चक्कर महसूस हो सकता है किसी पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, किसी पेशेंट को जो है यहाँ पर पेट खराब हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है. बट डू नॉट वरी, इसके एनिमल ट्रायल्स हो चुके हैं, इनका रिजल्ट देखो कितना अच्छा आया है. हो सकता है कि ट्रीटमेंट में आपको भी थोड़ी हेल्प हो और फ्यूचर में भी क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए हमें पता लग पाए. लेकिन डेफिनेटली जो लोग इससे सहमति रखते हैं वो रुकें,
जो नहीं रखते हैं वो जाएं, कोई बात नहीं, आपसे बिना पूछे हम नहीं करेंगे, दिस इज अ मीन्स। फिर हो सकता है सारे लोग उठ के चले जाए, बट यू आर रेडी फॉर इट। एंड सारे पेशेंट चले गए तो तुम बोलोगे ट्रायल हो ही नहीं पाया, क्योंकि सब चले गए। इससे अच्छा तो सबके इंजेक्शन लगाए तो पता भी नहीं चलता। डेफिनेटली इसमें आप कह सकते हो जो जो इसमें पार्टिसिपेंट रहेंगे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी, ये एक तरीका हो सकता है। उनको उनका अगर जो है इंश्योरेंस तो खैर क्या ही होगा, लेकिन एज ए इंश्योरेंस अमाउंट उनको हम ये अमाउंट भी देंगे अगर इन केस इस दवाई को खाने से उनकी रिसेंट इमीडिएट कोई अगर उनकी फैमिली पे कुछ हो जाता है या उनको कुछ हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे में शायद 2 जने रुक जाए, जब मर तो वैसे भी रहे थे तो क्यों ना हम इसका पार्टिसिपेंट होकर के अपनी जान को दें, क्योंकि कम से कम आज हमारा भला नहीं होगा दूसरों का तो होगा। तो ये वो सोच हो सकती है उनकी। ठीक है, तो आपको देखो एक ही टॉपिक को आपने दोनों तरह से सोचा, लेकिन एग्जाम में सही तरीका क्या है वो माइंड में हमेशा क्लियर होना चाहिए। सही तरीका यही है कि आप किसी को विदाउट कंसेंट इस तरीके से उसके नाम को यूज ना करें, उसकी आइडेंटिटी को यूज ना करें। और उसमें भी सर ने जब HIV बोल दिया तो दैट मीन्स प्राइवेसी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई पेशेंट नहीं चाहता होगा कि उसका नाम डिस्प्ले हो। ऐसे ही डाटा है, आपको किसी का डाटा मिलता है, आपको 10 लोगों का डाटा मिलता है, फोटोग्राफ्स मिलती हैं, आप क्या करते हो? उसको मिसयूज कर लेते हो। मैं कहता हूँ मिसयूज नहीं भी करते, यूज ही कर लेते, लेकिन विदाउट द कंसेंट। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब तुम एक इंश्योरेंस एजेंट हो, मिल गए 100 लोगों के फ़ोन नंबर, मिलाओ रोज़ सुबह शाम, आपको चाहिए इंश्योरेंस ले लो, करते जा रहे हो रोज़। मना भी कर दिया 5 बार, नाम भी कट करवा दिया, फिर भी करे जा रहा है, कभी तो लेगा। दिस इज़ नॉट राइट, डेफिनेटली। ठीक है, नौकरी है, क्या करें, कॉल सेंटर्स वाले कल करते हैं, अनएथिकल भी तो है। आज चलो ठीक है, आपने किसी को बोल दिया हाँ जी हमें इंश्योरेंस नहीं चाहिए, हमारा नाम आप कटवा दीजिए, आज आपने फ़ोन किया, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम से मत करिएगा, मुझे डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है सर, थैंक यू। 2 घंटे बाद सर आपको चाहिए, यस सर, वो डेटा चर्न होता है दोबारा से, लेकिन फ्री होके सबको घर बता अपना कहाँ है, आई वॉन्ट टू कम। एनकाउंटर करना, अब पुलिस के पास अगर ऑप्शन है कि पकड़ लें पर फिर भी वो एनकाउंटर करते हैं, तो ये भी अपने आप में एक टॉपिक आता है कि क्या आप उनको मार दें या आप उनको पकड़ें। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अभी हम डिटेल में करेंगे नहीं। ये कौन है? ये तो सबको पता है कौन है। ये कौन है? अरे वो तो सरदार पटेल है ही। ये राइट लेफ्ट में कौन है? नो, दिस नॉट राइट। वो लेकिन कहाँ के हैं बिस्मार्क? कहाँ के थे? क्या किया उन्होंने? यूनिफिकेशन ऑफ। तो कुछ लोगों ने शायद वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, मैं बता देता हूँ। बिस्मार्क, ठीक है, स्पेलिंग तो देख लेना। बिस्मार्क ये जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप इन्हें पढ़ेंगे। दूसरी तरफ सरदार पटेल जी हैं, जिन्हें हम मानते हैं कि इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स को यूनिफाई करने के लिए और इंडिया को इंडिया बनाने के लिए इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनका जो मीन्स था ना और जो इनका मीन्स था उसमें बहुत डिफरेंस है। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है तो प्लीज आज घर जाएं, 2 मिनट लगेगा। बिस्मार्क के यूनिफिकेशन के 2-3 पॉइंट्स पढ़ें कि उन्होंने किस तरह से यूनिफिकेशन किया। यूनिफिकेशन करने के लिए उन्होंने कुछ फोर्स का भी सहारा लिया, कहीं ट्रिक्स भी लगाई, कुछ लोगों से गलत कमिटमेंट भी करे। कुछ कमिटमेंट्स उनके ऐसे भी थे जहां पर उन्होंने फिर वो फुलफिल नहीं करे, लेकिन क्योंकि यूनिफाई करना था। तो वो प्यूरेशिया और वो जो पूरी थ्योरी है वो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी, मुझे नहीं पढ़ाना वो। मैं बस ये कह रहा हूं कि यहाँ पर दोनों ने ही काम किया यूनिफिकेशन का, लेकिन मीन्स का डिफरेंस है। ऐसे ही ये नहीं भी लिख पाए वर्ल्ड हिस्ट्री में से तो आप एटलीस्ट रिवॉल्यूशनरीज का और या मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का नाम ले सकते हैं कि दोनों के मीन्स में डिफरेंस था, दोनों का टास्क फाइनली एक ही था। अगर हम यहाँ बात करें कि भाई कुछ लोग बात करते हैं नागालिम, आप पढ़ चुके हो, या खालिस्तान, ऐसे एक रीजनल आइडेंटिटी बनाने की, तो उनका मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कैन नॉट जस्ट टेक आर्म्स एंड गन्स फॉर दिस पर्पस। तो वॉयलेंस अगर वो कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो गलत है। लेकिन उनका मीन्स क्या हो गया? वॉयलेंस है। या उनका मीन्स क्या हो गया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम जो है यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात सेंटर तक पहुँचाएं, स्टेट को इन्फ्लुएंस करेंगे, वहाँ पे अपने पॉइंट्स को रखेंगे, अपने पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रमोट करेंगे, तो वो एक अलग मीन्स है। डन।
तो मीन्स और एंड्स की लड़ाई रहेगी। 4 एग्जाम्पल आपके पास है सामने, कुछ एग्जाम्पल्स हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे? सारी कहानी पढ़ाने का तभी फायदा है जब तुम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, नहीं तो पर्पस फेल हो जाता है। तो दिस वाज द क्वेश्चन वाज इन 2014, पुराना क्वेश्चन है बट अब टॉपिक तो खत्म हो नहीं जाएगा मीन्स और एंड्स का। हाउ विल यू डू इट? क्वेश्चन कहता है ह्यूमन बींग्स को हमें एंड की तरह ट्रीट करना चाहिए रादर देन कि हम उन्हें मियरली मीन्स की तरह यूज करें। कुछ लोगों ने आपको, कुछ लोग और जोर से, ठीक है। तो कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया कंपनी में ग्रोथ के लिए, यू जस्ट मेड मी योर लैडर, है ना। और ऐसे कहीं ना कुछ आपने सुना होगा। टीवी सीरियल्स में तो सोप्स, डेली सोप्स में तो सुना ही होगा। अब मत देखना शुरू करना ये सुनने के लिए, इट्स नॉट द टाइम। लोगों को मीन्स की तरह यूज किया जाता है क्या? पहले तो ये एग्जांपल दो, यस और नो। जैसे कि पता नहीं, आपको जो यहाँ पर पूछा गया है, ये पूछा गया एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस इम्प्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्न इकोनॉमिक सोसाइटी जो है ना, मॉडर्न टेक्नो, हाँ इकोनॉमिक। मैं क्वेश्चन नहीं कह रहा, क्वेश्चन तो चलो जो आया। अभी हम टॉपिक मीन्स और एंड्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आप मीन्स बताएं जरा, क्या लोगों को मीन्स की तरह यूज किया जाता है? इस क्वेश्चन को तो आप घर पे जाके आराम से लिखिएगा, कोशिश करिएगा ट्राई करने की। मैं इसका सेकंड पार्ट में अभी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसके पहले स्टेटमेंट में हूँ। सर हम लोग एग्जांपल मैनुअल स्कैवेंजिंग का दे सकते हैं जहाँ पे लोगों को मीन्स की तरह यूज किया जाता है। सर्च करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन का एग्जांपल दे सकते हैं, स्लेवरी का एग्जांपल दे सकते हैं। कॉमोडिफिकेशन का अभी आपने दिया। ये एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर है कि आप क्या कर रहे हैं, वुमेन को कॉमोडिटी की तरह यूज कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट सेल हो, तो वो मीन्स हो गया, गुड। प्रोस्टिट्यूशन का एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हम प्रोस्टिट्यूशन वर्ड नहीं यूज करके हम यूज करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं फॉर देयर ओन पर्सनल इकोनॉमिक बेनिफिट, तो वो वुमेन को मीन्स की तरह यूज करते हैं या चिल्ड्रन को मीन्स की तरह यूज करते हैं फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। डन। स्लेवरी तो हो चुकी है खत्म ना। स्लेवरी में आप ये कह सकते हैं कि जब स्लेवरी थी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों को मीन्स की तरह यूज किया जाता था अपने किसी काम को कराने के लिए, पर्पस के लिए, विदाउट गिविंग देम प्रॉपर सैलरी या बेनिफिट्स। अब देखो कोई कंपनी अगर एम्प्लॉय से काम करा रही है तो एम्प्लॉय को फिर उसके एवज में सैलरी मिल रही है, उसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, काम करने की सुविधा मिल रही है, ये तो बात ठीक है, फिर वो फिर स्लेवरी तो है नहीं। लेकिन स्लेवरी जब हम बोलते हैं तो उसको कुछ नहीं मिलता, उसको सिर्फ और इनफैक्ट एक्सप्लॉइट किया जाता। तो ये पास्ट में जब तक स्लेवरी थी तो ये पॉइंट आता है, मीन्स की तरह यूज किया गया। और मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला पॉइंट सर, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला पॉइंट, मैनुअल स्कैवेंजिंग में आप कह सकते हैं कि अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में अब लोग, वो एक प्रॉब्लम है, ये डेफिनेटली प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ ऐसा जगह देखा गया कि इवन लोगों पे क्योंकि काम नहीं है और उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है तो वो फिर ऐसा करने को तैयार भी हो जाते हैं खुद से, लेकिन उनको गेयर्स नहीं मिलते, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से उनके साथ कैजुअलिटीज हो जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि कोई और करना भी नहीं चाहता, कोई और करना नहीं चाहता, लेकिन वो भी तो करना चाहते हैं ना। देखिए यार ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट ये भी है, इसमें एक एस्पेक्ट और दे देता हूँ, शायद नहीं पता हो आपको। अगर म्यूनसिपैलिटी में पोस्ट निकलती है ना कि ये इतने लोगों की पोस्ट निकली है, तो उसमें फिर अगर ये बोला जाता है कि ट्रायल के लिए ये नालियाँ साफ करनी है, तो वहाँ पे जब 10 की रिक्वायरमेंट है तो 100 जने आ जाते हैं वो सफाई करने के लिए, क्योंकि उन सबको जॉब चाहिए। तो जॉब नहीं है और जॉब निकलती है कोई गवर्नमेंट, तो लोग भी करना चाहते हैं कि इवन इफ इट डजंट मैटर कि वो फिर किस लेवल पे है। तो आप इसको ऐसे नहीं कोट कर सकते, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। और कोई एग्जांपल सोचो। मींस वोट बैंक पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली लोगों को मींस की तरह यूज करा जा सकता है, उनके रिलीजन के बेसिस पे उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, बहुत बिल्कुल पॉसिबल है। तो उनको मींस की तरह यूज किया, वोटिंग ले ली, फिर 5 साल के लिए फिर छोड़ दिया। सबऑर्डिनेट्स को कैसे यूज करते हैं? सर ये वाला आप न्यूज़पेपर राइट्स में कैसे? तो ठीक है, आपका एजेंडा पीछे कुछ है, लेकिन आपने लोगों को 500-500 रुपए दिए और पत्थर फेंकवा दिए उनसे, तो उनको यूज करा, और फिर अगर गन पैलेट्स चलेंगे तो उनके ऊपर चलेंगे, आप पे नहीं चलेंगे। ठीक है, चलो। टेररिज्म में लोगों को रिलीजियसली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और फिर उनको हो सकता है सुसाइड बॉम्बर्स बनाया जाए। मैंने आपके शब्द को इस तरह से बोला जिससे ये क्लियरली दिखे कि मीन्स की तरह आदमी को यूज किया गया।
लेकिन आदमी को मीन्स की तरह यूज नहीं करना चाहिए, उसको एंड की तरह देखना चाहिए। मतलब एंड कैसे? इसको आप ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, मैं अभी पीछे का तो एग्जाम्पल आंसर दे ही नहीं रहा, मैं सिर्फ उस लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो उसको ऐसे कर सकते हैं कि देखो हर इंडिविजुअल जो होता है, हर ह्यूमन जो है, उसकी अपनी वैल्यू है और वो यूनिक है। सो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक और उसकी अपनी आइडेंटिटी है, इसलिए उसको कभी भी अपने इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए या पर्सनल गेन के लिए या मटेरियल पर्पस के लिए मिसयूज़ करना नहीं चाहिए, अपने गेन के लिए, इंडिविजुअल पर्सनल गेन के लिए पर्टिकुलरली। लेकिन हमेशा हम इस बात को नहीं कह सकते, इसका दूसरा एस्पेक्ट सुनो, हमेशा नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल को मीन्स की तरह यूज़ किया गया है तो वो गलत ही है। अगर एक सोल्जर एक कंट्री को डिफेंड कर रहा है बाय बीइंग अ मीन्स, तो वो उसमें प्राइड महसूस करता है, करता है नहीं करता? अगर किसी कंपनी की ग्रोथ में कोई एम्प्लॉय परफॉर्म करता है और फिर परफॉर्म करने की वजह से कंपनी की ग्रोथ होती है, तो वो उसमें प्राउड महसूस करता है और वो रिकॉग्निशन चाहता है उसमें। इवन इफ एक कॉरपोरेशन अगर है तो उसमें बहुत सारे लोग मिलकर के जब काम करेंगे तभी वो चीज़ बड़ी बन पाएगी, लार्जर गुड तभी आ पाएगा। तो सभी अपने मीन्स की तरह हो गए या नहीं हो गए, जहाँ पे वो एक बड़े कॉज के लिए मीन्स की तरह काम कर रहे हैं। सो एवरी टाइम वी कैन नॉट से कि इंडिविजुअल इज यूज्ड एज अ मीन्स इज रॉन्ग। लेकिन there is a thin line which we should take care that human rights violation should not occur, dignity of the human life should not be taken for granted. तीसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे बुलवा देता है, चलो कोई बात नहीं। एक पॉइंट इसमें आप ये लिखेंगे कि जो ह्यूमन है उसको इंजरी नहीं हो रही हो, उसको हार्म नहीं हो रहा हो, उसका लाइफ स्टेक पर नहीं हो। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं और ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखते हैं और फिर अगर लार्जर गुड के लिए वो मीन्स की तरह यूज़ होता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यस अकॉर्डिंग टू, फिर आप थॉट दे देंगे किसका, जो थॉट्स हैं कि भाई इंडिविजुअल भी एक एंड की तरह जो है होता है और इंडिविजुअल को एंड ही मानना चाहिए, ये एथिक्स कहता है। एथिक्स इस बात को मानता है क्लियरली कि एथिक्स मतलब इंडिविजुअल शुड बी यूज्ड एज एंड्स, मतलब ट्रीटेड एज एंड्स नॉट जस्ट मीन्स। तो जहाँ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर उसको मिसयूज़ किया जा रहा है फॉर द इंटरेस्ट एंड पर्सनल गेन, इट इज़ नॉट राइट। तो आप इस ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो और इन सब चीज़ों को जब बात लिखते हैं तो आप क्लियर हो जाते हैं कि किसी को गलत तरीके से हम यूज़ नहीं करेंगे। किसी को हम वुमेन हो गया, बच्चे हो गए, या फिर किसी को अपने दोस्तों को आपको मिस यूज़ करना और फिर उसमें झूठ बोलना, उन्हें लार्जर पिक्चर में दिखा करके उनको फिर धोखे में रखना, उनसे सीक्रेसी रखना, सो दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है ना? अब किसी को मर्डर किया, आपने कर दिया, हो गया, गलती से क्या हो गया, हो गया मर्डर, और फिर जो है उसको पैक कर दिया और फिर दोस्त को बोला जरा इसको ना कूड़ा है फेंक के आ जा, और फिर आपने दोस्त ने सोचा कि ठीक है घर का कूड़ा है मैं तो फेंकने जा रहा हूँ, फेंक के आ गया। बाद में पता लगा कि वो तो बॉडी थी। तो आपने अपने दोस्त को क्या कर दिया, यूज़ कर लिया फॉर योर ओन बेनिफिट, दिस इज़ नॉट राइट। बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, डो नॉट गिव दिस इन एग्जाम। ठीक है सर, आपका एग्जांपल परफेक्ट है। मेरा एक क्वेश्चन डू नॉट यूज दिस इन एग्जाम। हाँ, क्वेश्चन यही था, मतलब आपने आंसर ऑटोमेटिक दे दिया। सर, रॉबर्ट ग्रीन की बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, उसमें सेम यही एग्जांपल दिया हुआ है कि लोगों का इस्तेमाल करना सीखे, जो आपने सेम एग्जांपल दिया है। सो व्हाट इज दैट? लोगों का इस्तेमाल करना सीखे का मतलब ये यही था, ह्यूमन सेक्रीफाइस को लेकर के। लोगों का इस्तेमाल करना सीखने का मतलब ये बिल्कुल ही गलत है, टोटली अनएथिकल है, टोटल अनएथिकल है। लोगों का इस्तेमाल अगर आप पर्सनल गेन के लिए कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट राइट। लोगों का कॉपरेशन लेना और यूज़ करना, देयर इज अ डिफरेंस। और कॉपरेशन जब आप लेते हैं तो आप लार्जर पिक्चर को बता करके लेते हैं, और जब यूज़ करते हैं तो उन्हें सीक्रेसी में रख करके करते हैं, और उसमें उनका हार्म हो सकता है, आपका नहीं, इसलिए आप उनको यूज़ करना बोलते हैं। तो सर ये उनका ठीक है गलत है फिर? भाई मैंने लॉ नहीं पढ़ा, मैं इसमें पहले तो आज तो मेटा एथिक्स, मेटा एथिक्स, जब आप इस एथिकल कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं कि आप ओरिजिन
और मीनिंग को सर्च करने लगे, जहां आप ऐसे क्वेश्चंस अपने पूछें कि भाई क्या रॉन्ग एक्शन होता है, क्या है भाई कि स्टीलिंग इमोरल क्यों है, चैरिटी इमोरल क्यों है, और मैरिज इवन है ही क्यों। ये तो बात बाद में है कि सेम गोत्र में करनी है नहीं करनी, मैरिज ही क्या है, ऐसी चीज़ों में आप मेटा एथिक्स में आ जाते हैं। ये हमारे सिलेबस में एक्चुअली डिटेल में ज़्यादा नहीं है, इसमें कॉस्मॉस में चले जाते हैं हम, फिर वो आत्मा परमात्मा हमें नहीं पढ़ना वो सब, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका बस डिस्क्रिप्शन में है, इसकी डिटेलिंग आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है। बाकी ये वाला संथारा वाला एक कॉन्सेप्ट है इसमें ज़रूर एग्जाम्पल कि भाई फिर यहाँ पर आप संथारा को क्या करते हैं, हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि उसको बेसिकली लीगल बोला जाता है, तो वो बात अलग है, ठीक है। तो अब ये तो फिर बिलीव भी है ना कि हम इस तरह से अगर सॉल्यूशन लेते हैं तो दिस इज द राइट वे, तो ठीक है, इट्स फाइन। अप्लाइड एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड एथिक्स में आपका बायो एथिक्स, मेडिकल एथिक्स, मीडिया एथिक्स, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में नहीं पढ़ा रहा, अभी डिस्कस कर लिया आज की क्लास में, डन, पीपीटी में मिल जाएंगी 2-4 चीजें। बायो एथिक्स में कुछ चीजें कर दी हैं डिस्कस, कुछ मैं भी बता दूंगा। साइबर एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, इस पे फोकस करते हैं इन 3 पर, और 5 मिनट में आपको छोड़ देंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ, बायो एथिक्स, प्राइवेसी एग्जाम्पल हो गया। क्लोनिंग समझ में आ रहा है, क्लोनिंग, क्लोनिंग का मिसयूज हो सकता है, बच्चे ऐसे पैदा कराए जाएंगे फिर पेरेंट जिनके पास पैसा है, जो डिजाइनर बेबीज बोला जाएगा जिनको, ठीक है, दिस इज नॉट राइट। एबॉर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। बायोपायरेसी जल्दी से बताए थे आपको। बायोपायरेसी में क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री का ओरिजिन होता है चीज़ों का, लेकिन उसको उनकी परमिशन के बिना मिसयूज करती है, उसको यूज़ करने लगती है खुद के बेनिफिट के लिए। उस तरीके की चीज़ जब करने लगे और वो कोई कंपनी करने लगे तो वो बायोपायरेसी बोली जाती है, और वो किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का हो तो बायोपायरेसी वर्ड आएगा। फिर आपको पता है वीडियो टेप्स की पायरेसी होती है, जिसमें मूवीज़ की पायरेसी होती है, तो पायरेसी वर्ड आपको वैसे ही पता है, ठीक है। इसमें अफ्रीका का सुपर स्वीट बेरीज है, इनको यूज़ करना विदाउट द कंसेंट ऑफ द ट्रेडिशनल जो नॉलेज लोगों की है। या फिर इंडिया का आता है कि इंडिया का नीम और जो पर्टिकुलर बासमती राइस है, अमेरिकन कंपनी ने उसका पेटेंट बना करके बेच दिया। इंडिया ने उस पर केस वेस लड़ा, फिर बाद में इंडिया को पता लगा कि हमें बायोपायरेसी को रोकना है, और फिर उसके लिए फिर इंडिया ने ट्रेडिशनल अपनी नॉलेज को कंजर्व करने के लिए रूल्स एंड लॉज भी अपने स्ट्रिक्ट करे। तो फिर क्या है कि जब पेटेंट हो जाए किसी कंपनी का तो फिर खुद को भी हमें यूज़ करना है, तो क्या होगा, हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जबकि बासमती राइस, नीम हमारी नॉलेज है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में हम नीम को, टर्मरिक को यूज़ भी करते हैं। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अगेन किसी की प्रॉपर्टी है, आईपीआर, और फिर आप उसको क्या करें, अपने फायदे के लिए यूज़ करें, और फिर उसमें पेटेंट वेटेंट करा लें, तो वो उसी में आ जाएगा। आईपीआर का इशू आपको साइंस में भी पढ़ाया गया है, ठीक है। चलो, जीन एडिटिंग, जीन एडिटिंग मतलब भाई जीन को कट करना, पेस्ट करना। अब देखो ये पर्पस ऑफ दी ह्यूमन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए हो तो समझ में आता है, लेकिन अगेन ये डिजाइनर बेबीज बनाने के लिए यूज नहीं होनी चाहिए, तो इसका फिर इम्पैक्ट है, साइड इफेक्ट्स हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स हमने डिस्कस कर लिया, एनिमल मॉडल्स हमने कल डिस्कस कर लिया कि एनिमल्स को एज अ मॉडल यूज करना, तो फिर वो हम उसमें मिनिमाइज कर सकते हैं। आंसर यही रहेगा कि मिनिमाइज कर सकते हैं रादर देन कि हम उसको एग्रेसिवली मिसयूज करें। तो ये सारे आपके वो वाले पॉइंट्स हैं जो बायो एथिक्स में एथिकल चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें 5 या 10 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, ठीक है। अब मेडिकल एथिक्स में इन्फॉर्म्ड कंसेंट डिस्कस कर लिया। अटैचमेंट विद पेशेंट, तो इसमें ये डॉक्टर जे डॉट अस्थाना ये कहते हैं कि पेशेंट से दोस्ती नहीं करते हम, है ना, तो फिर बाद में दोस्ती करने लगते हैं। तो अटैचमेंट पेशेंट से होना, और अटैचमेंट होने के बाद वो इसमें आंसर देते हैं, लिटरली ये बोलते हैं कि अगर मैं अपनी फैमिली मेम्बर का ऑपरेशन करूंगा तो इन दैट केस फिर मेरे खुद के हाथ कांपने लगेंगे, तो देर शुड नॉट बी एनी अटैचमेंट। अब ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बात अलग है, पर मीडिया एथिक्स, मेडिकल एथिक्स यही कहते हैं कि डॉक्टर शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, दैट द पर्सन इज जस्ट अ पेशेंट, और उसको ट्रीट करना चाहिए, और वो किसी भी कंडीशन में हो डॉक्टर का फर्ज होना चाहिए कि उसको वो मैक्सिमम अपने एफर्ट्स लगा करके उस इंडिविजुअल को ट्रीट करे, इररिस्पेक्टिव कि वो रिश्तेदार है नहीं है, क्रिमिनल है नहीं है, अच्छा है बुरा है, ये सब बातें साइड की है। पहला काम आपका जो है वो धर्म क्या है कि आप उसको बस ट्रीट करें अगर वो बीमार है तो, ठीक है। यूथेनेशिया हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इसमें जो केस है, केस समरी देखना, याद रखना, अरुणा रामचंद्रना की ये रामचंद्र शानबाग है ना, तो इनका जो है यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2011 का। सो रेफर टू दिस, ये एज एन एग्जाम्पल आप लिखेंगे। प्रिस्क्रिप्शन, मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ब्लैक पे मिलती हैं, ये सब चीज़ें अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, डन। इसके अलावा पेशेंट की आइडेंटिटी को बिना उससे पूछे यूज़ कर लेना, ये सब चीज़ें हैं। या फिर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है तो आप पेशेंट से गलत फीस लें और वो सब चीज़ें करें, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, वो सब एग्जाम्पल है।
मीडिया और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। मीडिया में ये सेंसेशनलाइजेशन, ये आपको पता है भाई, ये फेक न्यूज़ है, उसको जो है इतना बड़ा चढ़ा के दिखाओ कि बस हमारा न्यूज़पेपर बिके, हमारा चैनल चले। या फिर ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पब्लिकेशन बैन कर दी इस तरीके की, और उसमें ये बोला कि ये वायलेंस वगैरह क्रिएट कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है कश्मीर रीजन में। अब इसमें क्या है कि ये सही है या गलत, ये क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि इसको बैन करने का रीज़न एक तो ये है कि ये अगेंस्ट बोल रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए इसको करती है, या फिर ये है कि ये वायलेंस बढ़ा सकती है इसलिए हम इसको रोक रहे हैं, या फिर ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कुछ ना लिखे जिससे वायलेंस हो सकता है। सो द पॉइंट यहाँ पर ये सारी बातों को घुमा करके आप एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। बाकी मीडिया की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अब पता है हमें कि कुछ मीडिया हब्स क्या है, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। बायस्ड, आप इसमें वर्ड जो यूज करेंगे एग्जाम में वो है बायस्ड रिपोर्टिंग। एग्जाम में वर्ड यूज होगा बायस्ड रिपोर्टिंग, अगर करते हैं तो वो अनएथिकल है। डन। ओनरशिप, इसमें प्लेजरिज्म। अब किसी का कंटेंट है, कॉपी पेस्ट किया, दूसरी जगह चिपका दिया, उसको राइट्स भी नहीं दिए, उससे कॉपीराइट्स का भी वायलेशन हो गया, तो वो उसे हम कहते हैं, उसमें इंग्लिश वर्ड आता है, उसे कहते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब है आपने दूसरे से बिना पूछे उसकी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी, जो टॉपिक सेंसिटिव है जिसपे मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उन टॉपिक्स का ध्यान रखे। अगर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है तो उसको इतना बड़ा चढ़ा करके भी न्यूज़ में ना दिखाए कि जो जिस पर्पस के लिए अटैक हुआ वो पर्पस फुलफिल हो जाए, ठीक है ना। द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विल बी वेरी हैप्पी कि देखो हमने अटैक किया और पूरे देश में गा रहे हैं ये, ठीक है। ऑनेस्टी होनी चाहिए। मीडिया को जो है ध्यान रखना है कि वो किसी चीज़ का एजेंडा ना बनाए, हेट स्पीचेस, फेक न्यूज़, इस तरीके की चीज़ों को, प्रोपेगेंडा को ना चलाए, उसका वो पूरा सा ध्यान रखें। अकाउंटेबल रहे। और स्टिंग ऑपरेशंस में अब ये क्वेश्चन आता है कि स्टिंग ऑपरेशन ये भी अगेन डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। एक तरफ आप बोलोगे कि किसी की प्राइवेसी जा रही है और दूसरी तरफ आप बोलोगे कि ये ज़रूरी है क्योंकि तभी तो सब सच सामने आएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि स्टिंग ऑपरेशन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये मुझे कल आंसर चाहिए, दूंगा क्वेश्चन तभी तो पढ़ के आओगे। कल मुझे आंसर चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या बोला है, स्टिंग ऑपरेशंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। यू विल लुक इनटू इट एंड यू विल टेल मी। चलो, एनवायरमेंटल एथिक्स हम पढ़ा चुके हैं आपको, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा। एनिमल कलिंग बता देता हूँ कि भाई अब बहुत ज़्यादा नील गाय हो गई हैं, फसलें खराब कर रही हैं, इसलिए इन्हें मार दो। सही है, गलत है? ये क्वेश्चन आया था 2018 का। व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंटल एथिक्स, क्यों ये इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए, और डिस्कस वन एनवायरमेंटल इशू एंड व्यू पॉइंट देना है एनवायरमेंटल एथिक्स के रिस्पेक्ट में। 2 क्वेश्चन आज दिए हैं, इन 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। यहां तक हम इस टॉपिक को एंड कर देते हैं। अभी 2 टॉपिक जो एडमिनिस्ट्रेशन के और साइबर के हम कल पढ़ा